हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एक नेविगेशन बार बनाएंगे जिसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगा जिस पे हम हवर करेंगे तो उसके अंदर सारे लिंक्स दिखेंगे। और हम उसका मोबाइल डिज़ाइन भी बनाएंगे। मोबाइल डिज़ाइन में एक हैमबर्गर मेन्यू खोलेगा, ऐसे क्लिक करने पे एक पॉपअप टाइप में खुल के आएगा, फिर उसको क्लोज करने का भी ऑप्शन देंगे। और ये सब कुछ हम केवल CSS का यूज़ करके बनाएंगे। हालांकि इसका ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाया जाता है, लेकिन जब मैं भी शुरू में जब जावास्क्रिप्ट नहीं जानता था, केवल CSS जानता था, तो मैं भी तरीके ढूंढता रहता था कि कैसे CSS में केवल बना सकते हैं। तो CSS में बना सकते हैं, चेक बॉक्स का यूज़ करके हैमबर्गर मेन्यू बना सकते हैं। क्लिक करेंगे तो पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा और फिर से क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो उसको बनाएंगे और पूरा का पूरा नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे और इसका फिग्मा डिज़ाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अपनी स्क्रीन पे आते हैं। तो ये है फिग्मा का डिज़ाइन पूरा। ये डेस्कटॉप का डिज़ाइन है और इधर अगर साइड में स्क्रॉल करेंगे तो है मोबाइल का डिज़ाइन। मोबाइल के डिज़ाइन में केवल लोगो रहेगा और एक हैमबर्गर का आइकन रहेगा, 3 लाइन ऐसे है वो आइकन रहेगा। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिंक्स यहाँ पे एक पॉपअप के अंदर खुल जाएंगी और इसको क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे ये पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसके अंदर अलग अलग लिंक्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे डेस्कटॉप में है, ये लोगो हो गया, इधर सारी लिंक्स हो गई और इधर ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल लिंक्स हैं। यहाँ पे जैसे ही हवर करेंगे बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे एक आइकन है यूज़र का और यूज़र का नाम है। तो इतना सब कुछ बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी फोल्डर के अंदर index.html और style.css नाम से फाइल क्रिएट कर लिया और HTML के अंदर बस इतना लिखा है और अपनी CSS फाइल को लिंक कर दिया है। और CSS फाइल में अभी कुछ नहीं है, एकदम खाली है। तो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा नेविगेशन बार होता है इसको हेडर भी बोलते हैं। मतलब एक वेबसाइट का एक हेडर है, तो इसको हम हेडर टैग के अंदर रख सकते हैं। ज़्यादातर वेबसाइट्स में आपको ऐसे ही दिखेगा, तो हम हेडर टैग के अंदर रखेंगे। हालांकि यूज़ करने को हम डिव भी यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहें तो डिव यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम ऐसे ही करेगा। लेकिन हेडर यूज़ करने से जो थोड़ा सिमेंटिक हमारा HTML हो जाता है और जो गूगल का सर्च इंजन है उसको समझ आता है कि यहाँ पे सारे हेडर से रिलेटेड कंटेंट होगा। तो यहाँ पे हम हेडर टैग यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक तो यहाँ पे लोगो है, ठीक है। तो लोगो हम पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये हो गया लोगो और फिर ये टेक्स्ट लिखा है। तो अगर हम चाहें तो इन दोनों को ग्रुप करके इकट्ठा ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं अलग अलग ही, मैं केवल इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसको हम लिख देंगे अपने मतलब उससे एक पी टैग के अंदर या स्पैन टैग के अंदर रख के लिख देंगे। तो ये हो गया लोगो, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपको जो लिंक मिलेगा उसमें हो सकता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे ना आके, जैसे कि यहाँ पे एक सेकंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। जैसे कि अभी एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो है मेरे में यहाँ पे आ रहा है, तो क्योंकि मेरे पास एडिट एक्सेस है इसीलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। आपके सिस्टम में यहाँ पे साइड में आएगा। मैं इसको एक बार इनकॉग्निटो टैब में खोल के दिखाता हूँ, आपको कुछ उस तरह से दिखेगा। लेकिन अभी ये मुझसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो मैं इसका लिंक कॉपी करके अपने दूसरे अकाउंट में ओपन करता हूँ, तो आपको कुछ उस तरह से दिखेगा। ये यहाँ पे ओपन हो जाने देते हैं। तो अगर आप लोगो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ये है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, और आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट एज SVG कर देते हैं तो एक्सपोर्ट हो गया है। लोगो 1 ये जाके सेव हो गया। एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। मैं लोगो 1 यहाँ से रीनेम करके बस केवल लोगो लिख देता हूँ। ये लोगो मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, एक डिव, उसके ऊपर लोगो क्लास लगा देते हैं, या फिर लोगो कंटेनर, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, लोगो कंटेनर। और इसके अंदर एक इमेज रख देंगे जो कि होगी हमारी logo.svg। और यहाँ पे एक स्पैन टैग ले लेते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं प्रो कोडर। एक बार फिग्मा में आके देखें तो ऐसा ये लिखा है। और फॉन्ट फैमिली अगर हम देखें तो इसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो नोनीतो है। तो इसको हम यहाँ से गूगल फॉन्ट से एक बार अपनी फॉन्ट फैमिली डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब डाउनलोड क्या करना, उसको एक बार कॉपी कर लेते हैं उसका लिंक
तो गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे नोनितो, ये वाला है, इसको कॉपी कर लेंगे। इसमें से 400 अच्छा, पहले से कोई फॉन्ट फैमिली शायद सेलेक्टेड है, पहले से ये रिमूव ऑल कर देते हैं, केवल नोनितो यहाँ पे रखते हैं। और फिर 500, 600, 700, 800, बस इतना ले लेंगे, इतने में हमारा काम हो जाएगा। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये कॉपी का ऑप्शन है, इसको कॉपी कर लिया और ठीक है, कॉपी कर लिया। और यहाँ पे अपने HTML में हम पेस्ट कर देंगे, ये हमने फॉन्ट लगा दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, और केवल इसी का फॉन्ट फैमिली नहीं, सबका फॉन्ट फैमिली वही सेम चीज़ है, चाहे जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे सबका फॉन्ट फैमिली सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, लिख देंगे बॉडी, और यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे गूगल पे अगर आके देखें तो यहाँ पे ये तरीका बताया गया है कैसे लिखना है, नोनितो और फिर sans serif, वो फॉल बैक में देना है। तो हम वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये फॉन्ट फैमिली दे दिया। अभी अगर हम अपने इस चीज़ को एक लाइव सर्वर के थ्रू ओपन करें तो देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे गो लाइव पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये ओपन हो गया, और कुछ इस तरह से हमारा जो नेविगेशन बार है दिख रहा है। अभी हमें इसको एकदम अच्छे से इस तरह से बनाना है, तो चलो बनाते हैं। लोगो में जो लोगो है उसके अंदर हमें इस चीज़ को अलाइन करना है सेंटर में, तो लोगो क्लास हमने ऑलरेडी दी है, तो हम क्या करते हैं, लोगो में डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं और अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे। तो ये सेंटर नहीं हुआ, एक बार मैं देखता हूँ कि हमारी CSS अप्लाई हो रही है कि नहीं। अच्छा, लोगो कंटेनर नाम है, जो हमारी क्लास है उसका नाम लोगो कंटेनर है। तो लोगो कंटेनर में हमने लगा दिया अलाइन आइटम सेंटर, और इसकी फॉन्ट फैमिली और सब कुछ, फॉन्ट साइज ये सब देख लेते हैं। तो फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल, और फॉन्ट फैमिली तो वही है, फॉन्ट वेट कितना है 700 है। तो ये सब कुछ हम दे देते हैं, यहीं पे दे देंगे तो भी काम हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली नहीं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट 700, इतना अगर दे देंगे तो कुछ वैसे ही लगने लगेगा। और इसमें जो गैप है थोड़ा सा दे देते हैं, यहाँ पे एक हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया है, तो हम यहाँ पे गैप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम 4 पिक्सल या 8 पिक्सल 6 पिक्सल का गैप दे देते हैं। देखते हैं कितना गैप ठीक रहेगा, 8 पिक्सल ठीक रहेगा सर, तो 8 पिक्सल का गैप दे देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। और अगर हम चाहते तो इस इमेज पे मार्जिन राइट दे सकते थे, या तो इस स्पैन पे मार्जिन लेफ्ट दे सकते थे, उस तरह से भी काम चल जाता। लेकिन जब हम फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं तो हम गैप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, और वो आराम से गैप क्रिएट कर देता है। तो इतना बन गया। अभी हम अगर और भी चीज़ें रखें, जैसे कि यहाँ पे लिंक्स हैं, चलो लिंक्स रखते हैं बीच में। तो ये हो गया हमारा लोगो। अगर हम अपने इस चीज़ को, जैसे कि हमारा ये पूरा नेविगेशन बार है, उसको हम डेस्कटॉप के हिसाब से देखें तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे एक तो लोगो वाला सेक्शन हो गया, दूसरा लिंक्स वाला सेक्शन हो गया, और एक तीसरा है यहाँ पे जो कि यूज़र का नेम और यूज़र का आइकन है, 3 चीज़ें हैं। तो इसको हम चाहें तो अपने हेडर के अंदर 3 अलग अलग चीज़ें रख के कर सकते हैं, जैसे कि एक लोगो कंटेनर हो गया, और एक nav टैग यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर सारी लिंक्स डाल देंगे, और एक फिर से डिव यूज़ कर लेंगे जहाँ पे यूज़र का आइकन और वो रहेगा। तो
ये कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे ठीक चलेगा और सही रहेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो मोबाइल डिज़ाइन है उसमें ये जो यूज़र का आइकन है, यूज़र का नाम और ये लिंक, ये दोनों एक कार्ड के अंदर हैं। तो एक कार्ड के अंदर है, इसका मतलब हम अगर इन दोनों को, जैसे कि ये है और ये नैव लिंक्स हैं, इन दोनों को अगर एक डिव के अंदर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम मोबाइल में भी सेम HTML यूज़ कर पाएंगे। देखो कई बार तो हमारा मोबाइल का डिज़ाइन काफ़ी अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट। तो मोबाइल का डिज़ाइन, मोबाइल का HTML एकदम से अलग लिखते हैं, डेस्कटॉप का डिज़ाइन एकदम से अलग लिखते हैं, मतलब उसका HTML अलग ही रहेगा। डेस्कटॉप का जो HTML रहेगा जब मोबाइल साइज में आएंगे तो उसको डिस्प्ले नन कर देते हैं, और मोबाइल का जो HTML होता है उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। तो उस तरह से करते हैं, लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं है। मोबाइल का जो डिज़ाइन है वो डेस्कटॉप के डिज़ाइन से थोड़ा सिमिलर है, मतलब हम अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक ही HTML से दोनों चीज़ चल सके तो ज़्यादा सही है। तो वही हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि अगर एक ही HTML में दोनों चीज़, डेस्कटॉप का भी काम हो जाए और मोबाइल का भी काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर एकदम से ऑफ डिज़ाइन है, एकदम से अलग डिज़ाइन है, तब तो करना मुश्किल होता है, लेकिन इस केस में हम एक ही से काम चला लेंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे एक ही से काम चलेगा। हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए क्योंकि यहाँ पे सेंटर में, ये हमेशा सेंटर में रह रहा है। तो फिर भी चलो ट्राई करते हैं। एक यहाँ पे एक डिव के अंदर दोनों चीज़ रख देते हैं, एक डिव ले लेते हैं और फिर यहाँ पे नैव टैग रख देंगे। ये नैव के अंदर सारी लिंक्स आ जाएंगी, ये सारी लिंक्स, और फिर उसी के अंदर, मतलब उसके नहीं, नैव के जस्ट बाद में ये जो यूज़र का आइकन है और यूज़र का नाम है ये सब आ जाएगा। पहले नैव के अंदर हम लिखते हैं, यहाँ पे UL एक ले लेते हैं और फिर LI, ये UL LI यूज़ करते हैं, मतलब लिंक्स को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो नैव टैग के अंदर एक UL हो गया और फिर उसके अंदर LI, और फिर ये एक एंकर टैग रहेगा। अभी मैं कोई लिंक नहीं, बस केवल हैश दे देता हूँ, और फिर होम, ये हो गया होम। ये क्या खुल गया, और फिर होम के बाद यह है कोर्सेस। अब ये जो कोर्सेस है ये एक एंकर टैग नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर क्लिक करके हम कहीं दूसरे पेज पे नहीं जाएंगे। ये बस ऐसे ही एक लिंक रहेगा, ये बस ऐसे ही एक LI टैग रहेगा, एक लिस्ट रहेगा। इस पर हम हवर करेंगे तो उसके अंदर सारे एंकर टैग्स आएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं ये जो कोर्सेस है या कोर्स है, इसको मैं एंकर टैग नहीं बनाता हूँ, मैं इसको सीधा LI के अंदर रख देता हूँ। यह है कोर्सेस, और फिर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का मतलब एक एरो है, तो इस एरो को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक आइकन रहेगा, एक इमेज, एज ए इमेज हम यूज़ कर लेंगे। इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ एज एन SVG, ये एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। ड्रॉप डाउन, ये अगर हम चाहें तो SVG टैग पूरा कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे अगर हम रख देंगे तो ये आ जाएगा, ये देखो ये आ गया है। लेकिन इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, ये छोटा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो हम SVG भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलो एज ए इमेज ही यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे SVG यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। जब हम रिएक्ट के अंदर काम करते हैं तो हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, तो वो बहुत छोटा हो जाता है। बस हम केवल डाउन एरो या इस तरह से एक कंपोनेंट बना लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे तो बड़े ही आराम से आ जाएगा। अभी ये एक ही आइकन है, फिर भी देखो मल्टीपल लाइन से काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पे हम एज ए इमेज ही यूज़ कर लेते हैं, इमेज टैग, और फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा देते हैं। तो इस तरह से कुछ बन के आ गया है। अभी अबाउट, अब ड्रॉप डाउन के अंदर, हमारे इस ड्रॉप डाउन के अंदर जो है वो कई सारी चीज़ें हैं, मतलब कई सारी लिंक्स हैं। तो इसके अंदर हम लिंक्स कैसे डालेंगे, तो इस LI के अंदर
इस li के अंदर ये कहाँ है li, देखो इस li के अंदर एक तो ये हो गया कोर्सेस, तो इस कोर्सेस को मैं एक स्पैन टैग के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ये स्पैन के अंदर आ गया, और इसके अंदर मैं एक ul रखूँगा, और फिर उसके अंदर मैं एक li रखूँगा, और फिर वहाँ पे एक एंकर टैग लगाऊंगा, और फिर ये सारी जो लिंक्स हैं, मान लो फुल HTML कोर्स फॉर बिगनर्स, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं एक्चुअल जो कोर्स है उसका लिंक मैं दे देता हूँ। यूट्यूब पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है ये, और यहाँ पे ये है HTML का, कहाँ गया, ये है HTML का। HTML का कोर्स जो है इसका पूरा लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका लिंक मैं कॉपी करके यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, और फिर से दूसरा li रहेगा, और उसके अंदर भी एक एंकर टैग रहेगा। तो अभी मैं empty li और एंकर टैग इन दोनों को डुप्लिकेट कर लेता हूँ, और जल्दी से मैं सारे कोर्सेज का नाम कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एक बार, और फिर लिंक में पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ, ये CSS का कोर्स हो गया, और फिर ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स हो गया, ये हो गया गिट एंड गिटहब, और फिर ये हो गया टेलविंड। एक और मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ, और ये हो गया रिएक्ट.js। अब इन सब की लिंक लगा देता हूँ मैं। तो मैंने ये सारे लिंक्स लगा दिए हैं। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो ये सारे लिंक्स यहाँ पे आ गए हैं, और इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। सही है, अभी हमें बाय डिफ़ॉल्ट इस सबको नहीं दिखाना है, बाय डिफ़ॉल्ट इन सबको हिडन रखना है, और जब इस पर हवर करें तब इसका जो एरो है वो रोटेट हो और फिर उसके बाद दिखे। लेकिन अभी इसको हाइड करने से पहले, वो फंक्शनलिटी लगाने से पहले, ये हम पूरा अपना HTML का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक अबाउट का और एक कॉन्टैक्ट का एक और लिंक रहेगा, तो वो रहेगा इसके पैरेलल होम के, जहाँ पे होम है वैसे ही ये भी रहेगा। यहाँ पे मैं देता हूँ अबाउट, और फिर एक और, उसमें क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट, ये हो जाएगा। तो इतना आ गया। अब हमें इसको साइड में रखना है, इधर मतलब साइड में इसको थोड़ा सा रखना है। तो चलो देखते हैं कैसे रखते हैं। और साइड में रखने से पहले हम उसको भी रख लेते हैं, अपना जो ये था, कहाँ गया, ये चीज़, अपना यूज़र का लोगो, बेसिकली यूज़र का आइकन और यूज़र का नेम। तो यहाँ पे यूज़र के आइकन के पास एक ग्रीन कलर का डॉट है, तो हम उस डॉट को नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, हम केवल यूज़र, यहाँ पे अगर ग्रुप में देखें तो ग्रुप में दोनों चीज़ें हैं, एक एलिप्स है, एक यूज़र अवतार है, लेकिन हम केवल यूज़र अवतार को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। इस ग्रीन डॉट को हम खुद से बनाएंगे CSS का यूज़ करके। इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, और ये यूज़र अवतार, इसको मैं अवतार बस कर देता हूँ, इतना ही। एक सेकेंड, चलो इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अब अभी रीनेम कर देता हूँ। ये हो गया यूज़र अवतार। तो यहाँ पे एक डिव ले लेंगे, उसमें मैं क्या करूँगा, एक क्लास दे दूँगा यूज़र आइकन, और फिर वहाँ पे हम एक इमेज डाल देंगे, इमेज जिसमें सोर्स होगा अवतार, और अलर टैग भी डाल देते हैं। और भी एक चीज़ रहेगा, वो यूज़र का नाम रहेगा, तो मैं ये नाम कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, एक स्पैन टैग के अंदर इसको रख देते हैं। और ये जो इमेज है इसको मैं एक डिव के अंदर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रीन डॉट भी एक देना पड़ेगा, ग्रीन
डॉट, और इस ग्रीन डॉट को हम आफ्टर या बिफोर का यूज़ करके भी बना सकते हैं, जो हम CSS का यूज़ करके आफ्टर बिफोर यूज़ करते हैं उसका यूज़ करके भी बना सकते हैं। लेकिन इसको जो रियल वेबसाइट रहेगी उसमें इसका कलर चेंज करना होगा, हो सकता है दूसरा कलर दिखाना पड़े, हो सकता है इसको गायब करना पड़े, लाना पड़े। तो ये थोड़ा सा फंक्शनैलिटी वाला चीज़ है। तो जो भी फंक्शनैलिटी वाला चीज़ होता है उसको HTML में रखना ज़्यादा सही है। मतलब इस HTML को चेंज करना, मैनिपुलेट करना जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा ईजी है। आफ्टर और बिफोर को करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको जल्दी मॉडिफाई नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ग्रीन डॉट को रख देते हैं। और ठीक है, यूज़र आइकन नहीं, यूज़र बस यहाँ पे यूज़र दे देते हैं और यहाँ पे क्लास दे देते हैं यूज़र आइकन, यूज़र आइकन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आके देखें तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो अब क्या करना है हमें, इसको हमें लेफ़्ट राइट लेके आना है। तो पहली बात तो हमने इस डिव के अंदर ये चीज़ लिखा है, डिव के अंदर एक नैव टैग रखा और एक पूरा यूज़र का चीज़ रख दिया है। तो इस पर हम एक क्लास दे देते हैं नैव यूज़र कंटेनर। नैव और यूज़र दोनों को कंटेन कर रहा है, इस पर हमने क्लास दे दी। अब हम इस पर अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो चीज़ें लेफ़्ट से राइट में आ जाएंगी। मतलब ये दोनों ये आपस में लेफ़्ट राइट में आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो ये डिव है, ये वाला, और ये डिव है लोगो कंटेनर और यूज़र नैव कंटेनर, नैव यूज़र कंटेनर, ये दोनों ऊपर और नीचे ही हैं। इन दोनों को भी लेफ़्ट एंड राइट अगर लेके आना है तो हमें हेडर पे डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। तो मैं हेडर टैग सेलेक्ट कर लेता हूँ और वहाँ पे भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो देखो तीनों चीज़ें साइड बाय साइड आ गई हैं, है ना। तीनों चीज़ें यहाँ पे लेफ़्ट राइट ऐसे साइड बाय साइड आ गई हैं। तो ये ठीक है। अभी ये पहले इन चीज़ों को गायब करते हैं, इन चीज़ों को मैं गायब कर देता हूँ। तो गायब कैसे करेंगे, ये डिस्प्ले नन करके गायब करेंगे। अब यहाँ पे जो li के अंदर ul है उसको हम गायब करते हैं। ऐसा मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं li के अंदर जो ul है उसको डिस्प्ले नन कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा, क्योंकि इस li के अंदर हमने ul रखा है। ये जो कोर्सेस वाला li है इसके अंदर हमने ul रखा है। तो li के अंदर जो ul है वो गायब कर दिया हमने, डिस्प्ले नन कर दिया। तो कहीं भी जहाँ भी li के अंदर ul है ये पूरा गायब हो जाएगा। अभी इसको भी हमें लेफ़्ट एंड राइट लेके आना है और ये सारे डॉट्स गायब करने हैं। तो यहाँ पे इस ul को, जो नैव के अंदर डायरेक्टली ul है नैव टैग के अंदर, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नैव के अंदर जो डायरेक्ट ul है ये होता है डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो नैव के अंदर जितना भी ul है उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो हम केवल डायरेक्ट जो नैव के अंदर है उसको ul है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं और हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ये देखो लेफ्ट एंड राइट आ गए और यहाँ पे सारे डॉट्स आ रहे हैं। तो डॉट्स को कैसे गायब करेंगे, तो डॉट्स को हम ऐसे ही गायब कर देते हैं, रीसेट करके li का लिस्ट स्टाइल टाइप जो डिस्क है उसको नन कर देते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप नन, अगर केवल लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे तो भी नन हो जाएगा, लेकिन हमें लिस्ट स्टाइल नहीं करना। ये लिस्ट स्टाइल जो होता है इसके अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल टाइप। तो इसमें से हमें केवल टाइप को नन करना है, तो एक को ही कर देंगे तो ज़्यादा सही है। तो वो हमारा गायब हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है, अलग अलग चीज़ों को चेंज करने से क्या होगा। तो ठीक है इतना। अभी यहाँ पे जो ये एंकर टैग है इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ कलर चेंज करके जो हमारे डिज़ाइन का कलर है वो करेंगे। और ये अंडरलाइन गायब करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे एंकर टैग में ले लेता हूँ और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है ना इसके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। देखो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन,
तो हमें टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन को नन करना है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नन, तो गायब हो जाएगा। उस टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम केवल टेक्स्ट डेकोरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे दिखेंगी कई सारी चीज़ें, ये देखो। तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक रहना ज़्यादा सही होता है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन हम कर देते हैं नन। ये हो गया। अभी ये जो यूएल है इसके ऊपर पैडिंग लेफ्ट है थोड़ा सा, बाय डिफ़ॉल्ट हर एक यूएल के ऊपर पैडिंग होता है, तो इसके भी ऊपर पैडिंग है। यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट 40 पिक्सल है, तो इसको हम गायब कर देते हैं, हटा देते हैं। जो यूएल है उसके ऊपर पैडिंग लेफ्ट 0 कर देते हैं। तो एक सेकेंड, ये गायब नहीं हुआ। अच्छा, ये लाई यहाँ पे नहीं करना, नैब के अंदर इधर करना है। तो पैडिंग लेफ्ट गायब हो गया। और अभी हमें ये जो यूज़र का आइकन है और यूज़र का नेम है, इसको अलाइन करना है, मतलब ऐसे टॉप एंड बॉटम ना है, लेफ्ट एंड राइट है। तो हम यूज़र जो क्लास है इस पर भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे। आप देखो कितना फ्लेक्स का कितना काम पड़ता है एक चीज़ बनाने के लिए। तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये लेफ्ट एंड राइट हो गया। और अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, ये हो गया। और गैप थोड़ा सा दे देते हैं 16 पिक्सल का। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को सेलेक्ट करके दूसरे एलिमेंट पे जो हवर करते हैं और अल्ट दबा के अगर अल्ट बटन दबा के हवर करते हैं तो कितना गैप है वो दिखाता है, कितना दूसरे एलिमेंट से कितना गैप है। तो यहाँ पे अल्ट के साथ अगर हवर करते हैं तो ये 16 पिक्सल का गैप है। तो वही मैं देने जा रहा हूँ यहाँ पे, गैप 16 पिक्सल। तो ये गैप आ गया यहाँ पे। अभी ये ठीक है, लेकिन बहुत ठीक नहीं है। ये हमें लेफ्ट एंड राइट इधर चाहिए, मतलब हमें तो ये चाहिए कि ये होम एंड अबाउट ये एकदम सेंटर में आ जाए और ये चीज़ एकदम लेफ्ट में आ जाए। लेकिन देखते हैं, सेंटर में तो लाना मुश्किल रहेगा। वैसे अगर हम ये वाली डिव ना यूज़ किए होते, ये जो डिव है, ये वाली डिव अगर ना यूज़ किए होते तो ज़्यादा इजी रहता। देखो वो डिव हमने हटा दी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हेडर है इस पे हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ये अगर कर देंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा सेंटर में आ गया। और इसके बीच में अगर हमें गैप चाहिए तो हम यहाँ पे जहाँ पे हमने फ्लेक्स दिया है यूएल के ऊपर, यहाँ पे हम गैप दे सकते हैं 16 पिक्सल या जितने भी पिक्सल का हमें चाहिए। तो गैप देके ये बना सकते थे। देख लेते हैं यहाँ पे कितने पिक्सल्स का गैप है। 54 पिक्सल्स का है, तो हम 40 या 32 पिक्सल्स 48 पिक्सल्स का गैप दे देते हैं। तो ये गैप बन गया और हमारा डिज़ाइन लगभग बन जाता और ये सेंटर में भी रहता पूरे टाइम, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को एक पेरेंट के अंदर रख दिया, एक डिव के अंदर रख दिया। तो अब देखना क्या होगा, ये इसी के साथ चला जाएगा। ये पूरा का पूरा जो डिव है ये इधर आ जाएगा, लोगो इधर आ जाएगा। तो अभी इस चीज़ को सेंटर में करना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी हम करेंगे, फिर भी हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको सेंटर में कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पूरा हेडर है, ये हमारा हेडर इतना बड़ा है, पूरा लेफ्ट से लेके राइट तक पूरा फैला हुआ है। उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक तो हमारा लोगो हो गया और दूसरा ये यूज़र नैव कंटेनर है। अब यूज़र नैव कंटेनर की विड्थ अगर देखें तो बस इतनी ही है, जितना ये ब्लू कलर में आ रहा है ना, बस इतनी ही है। और लोगों की विड्थ उतनी है वहाँ तक जहाँ तक वो ब्लू कलर में उधर दिख रहा है। तो अगर ये किसी तरह से हम इसकी विड्थ को पूरा बढ़ा दें, जितना अवेलेबल स्पेस है वहाँ तक बढ़ा दें, तो हम कुछ कर सकते हैं। तो हम इसको मूव कर सकते हैं इसी की। देखो अभी ये जो है, ये जो यूज़र नैव कंटेनर है उसी के अंदर ये हमारा नैव लिंक है। तब कोई चांस ही नहीं है कि इधर सेंटर में आ जाए, क्योंकि उसका पेरेंट ही वहाँ तक है, उसका पेरेंट ही इधर ही आके ख़त्म हो जा रहा है, इधर तक ही है। तो हम पहले पेरेंट को बढ़ाते हैं। और पेरेंट को कैसे बढ़ाएंगे, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स ग्रो।
फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी होती है, इसमें अगर हम 1 दे दें तो इससे क्या होगा, ये जो एलिमेंट है ये एक फ्लेक्स आइटम है, क्योंकि इसके पेरेंट के ऊपर जो कि हेडर है उस पर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो उसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो फ्लेक्स आइटम हो जाते हैं। और उस पर अगर हम फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी दें तो उस पेरेंट के अंदर जितना भी अवेलेबल स्पेस था वो ये ग्रो होके मतलब पूरा कवर कर लेता है। तो जैसे हमने फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी दी, ये पूरा कवर कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ग्रो हो गया ऑटोमेटिक। तो हम यूजर नैव कंटेनर जो भी है इसमें हम फ्लेक्स ग्रो 1 दे देते हैं चल के। तो ये CSS में आ जाएंगे हम और यहाँ पे हम दे देंगे फ्लेक्स ग्रो 1। तो ये पूरा ग्रो हो गया। अब ये तो और भी खराब हो गया, पहले तो कम से कम लेफ्ट एंड राइट में था, ये मतलब यहाँ आ रहा था ये जहाँ पे यूज़र को आना चाहिए था, लेकिन अब तो ये बीच में आ गया। तो क्योंकि ये पूरा जो पेरेंट है इसका अगर हम बैकग्राउंड कलर भी एक बार दे के देखें, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूँ, बैकग्राउंड मान लो पिंक दे देते हैं, तो ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेरेंट है। अब इसमें हमें इस चीज़ को एकदम लेफ्ट भेजना है और इस चीज़ को सेंटर में भेजना है, जितना भी अवेलेबल स्पेस है यहाँ पे उसके सेंटर में भेजना है। तो कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा नैव टैग है इसको हम मार्जिन लेफ्ट ऑटो देते हैं, ठीक है। तो हमारा नैव टैग कहाँ गया, हमने कहीं सेलेक्ट नहीं किया नैव टैग को, तो नैव टैग को अलग से सेलेक्ट कर लेते हैं और मार्जिन लेफ्ट ऑटो। देखो मार्जिन लेफ्ट ऑटो देने से क्या हुआ, लेफ्ट में जितना भी स्पेस था वो ऑटोमेटिकली इसने कवर कर लिया, मतलब वो ऑटोमेटिक उतना मार्जिन हो गया, लेफ्ट में जितना भी स्पेस था उतना ऑटोमेटिक मार्जिन इसने ले लिया। अब हम अगर मार्जिन राइट भी ऑटो कर दें, मार्जिन राइट ऑटो, तो देखना कि जितना भी अवेलेबल स्पेस था उसमें मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया, अपने आप बस सेंटर में आ गया, ये हो गया काम। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये हमारा पिंक कलर चला जाएगा और ये एकदम सेंटर में आ गया जहां हमें चाहिए था। तो हमारा HTML का स्ट्रक्चर जैसा हमने चाहा वैसे बना लिया और हमने सेंटर भी कर लिया, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और हम इन दोनों चीज़ को एक लाइन में लिख सकते हैं, मार्जिन इन लाइन ऑटो, तो मार्जिन लेफ्ट एंड राइट ऑटो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा एक ही बार में। तो ये काफ़ी सही है। अब हमें इसका कलर, टेक्स्ट का कलर और फॉन्ट साइज ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन हमने बना लिया है। कलर जो है, एक बार फॉन्ट साइज देखते हैं। फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एलिमेंट का होता है। फॉन्ट वेट 700 है, तो नैव के अंदर मैं फॉन्ट वेट दे देता हूँ, फॉन्ट वेट 700। तो ये फॉन्ट वेट यहाँ पे आया नहीं, ये इनहेरिट नहीं हुआ, नैव टैग के ऊपर मैंने दिया था, फॉन्ट साइज मैंने दे दिया, फॉन्ट वेट देना था, अरे फॉन्ट वेट, ये इनहेरिट हो गया। और फिर हमें ये कलर जो है, ये कलर एंकर टैग का हमें ब्लू नहीं देना है, तो एंकर टैग का कलर मैं क्या कर देता हूँ, कलर इनहेरिट कर देता हूँ, यानी कि जो पेरेंट का कलर है वो लो तुम। तो पेरेंट का क्या कलर है, बॉडी का बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही होता है कलर, तो वहीं से ये इनहेरिट कर लिया और सबका कलर ब्लैक हो गया। अगर बॉडी पे कोई और कलर होता, मैं यहाँ पे कलर क्या कर दूँ, कलर मैं रेड अगर कर देता हूँ, तो देखो ये इसका भी इनहेरिट क्योंकि है इसीलिए ये रेड हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ब्लैक दिया होता, मैं यहाँ पे ब्लैक लिख देता, तो बॉडी पे मैं चेंज कर देता, सबका तो चेंज हो गया लेकिन इसका नहीं चेंज हुआ क्योंकि मैंने ब्लैक दिया है। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए जहाँ पे भी इनहेरिट हम करवा पाएँ वहाँ पे इनहेरिट करवा दें। तो हमने यहाँ पे एंकर टैग का कलर इनहेरिट करवा लिया पेरेंट से, तो ये सही है, इतना बन गया। अभी ये इसका भी फॉन्ट वेट मुझे देना पड़ेगा शायद, तो इसका फॉन्ट वेट कितना है, फॉन्ट साइज है 14 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट है 700। तो फॉन्ट वेट जो है मैं यहाँ से उठा के, मैं नैव टैग से उठा के मैं अगर हेडर टैग पे डाल दूँ तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ये ज़्यादा सही रहेगा। और फिर मुझे लोगो कंटेनर पे भी नहीं देना पड़ेगा 700, तो ये सब इनहेरिट हो जाएंगे, यहाँ से इनहेरिट हो गया और सब जगह पे चला जाएगा। इसका मैं फॉन्ट वेट देख लेता हूँ, इसका भी 700 है, सबका ही 700 है, तो मैंने सीधा हेडर पे दे दिया।
अगर हम चाहें तो बॉडी पे भी दे सकते हैं, लेकिन ठीक है, अगर हमारा पूरा कंटेंट रहेगा तो सबका फॉन्ट वेट इतना नहीं रहेगा 700, तो इतना ठीक है और सही है। अभी यहाँ पे जो हमारा कोर्सेस है उसका जो एरो है उसमें थोड़ा सा गैप है, अगर हम एल्ट के साथ हवर करते हैं तो 21 पिक्सल दिखा रहा है, हम 20 पिक्सल्स का गैप दे देते हैं। तो ये कहाँ गया कोर्सेस वाला LI, यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ कोर्सेस, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स देके अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, लाइन आइटम सेंटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंटर तो नहीं हुआ लेकिन ठीक है। और गैप 21 पिक्सल, 20 पिक्सल ही ठीक है, 20 पिक्सल ज़्यादा मुझे लग रहा है, मैं 16 पिक्सल कर देता हूँ, 16 पिक्सल ज़्यादा ठीक है, अभी भी ज़्यादा है, 12 पिक्सल, 8 पिक्सल, इतना ठीक है, या 10 पिक्सल भी कर सकते हैं, अरे 10 पिक्सल ठीक है, इतना ठीक है। अब हमें इसका फॉन्ट साइज एक बार मैं फिक्स कर देता हूँ, यूज़र के अंदर जो आइकन है यूज़र पे ही अगर हम दे दें फॉन्ट साइज कितना 14 पिक्सल था, 14 पिक्सल दे देंगे तो यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इनहेरिट हो गया और ठीक है। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम बॉक्स शेडो दें, यहाँ पे जो हमारा पूरा हेडर है उस पर थोड़ा सा बॉक्स शेडो है, ये ड्रॉप शेडो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अगर हम डेव मोड ऑन करें तो यहाँ पे ये बॉक्स शेडो है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये देखो ये बॉक्स शेडो है, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ और अपने हेडर के ऊपर जाके दे दूँ तो देखो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर हम आके दें तो ये देखो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, और यहाँ साइड में ये ऊपर से गैप है और साइड से गैप है, जबकि जो हमारा हेडर होता है वो एकदम टच हुआ रहता है, यहाँ पे पूरे बॉडी के एंड तक टच हुआ रहता है, ये कोई गैप नहीं होता ना तो ऊपर से ना तो नीचे से। तो वो गैप इसीलिए है क्योंकि हमने बॉडी के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है उसको हमने ज़ीरो नहीं किया है, तो मार्जिन को हम ज़ीरो कर देते हैं, मार्जिन को हमने ज़ीरो कर दिया, एकदम सट गया अभी किनारे किनारे, लेकिन अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो हमें साइड से कुछ पैडिंग देनी पड़ेगी। पैडिंग देने से पहले हम एक और काम कर लेते हैं, सबका बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये अगर आपको नहीं पता है बॉर्डर बॉक्स क्यों कर रहे हैं, तो CSS के अंदर मैंने बॉक्स मॉडल बहुत ही डिटेल में बहुत ही इन डेप्थ पढ़ाया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, CSS बॉक्स मॉडल, उसमें मैंने कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स ये सब कुछ अच्छे से बताया है कि क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पैडिंग देते हैं, ये लेफ्ट एंड राइट से काफ़ी ज़्यादा पैडिंग है, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट से काफ़ी ज़्यादा है गैप, 100 पिक्सल है, 104 पिक्सल, तो ठीक है 104 पिक्सल है, लेकिन उतना ज़्यादा हम पैडिंग नहीं देंगे, हम कुछ और करेंगे। टॉप एंड बॉटम 15 पिक्सल है, उतना दे देते हैं, टॉप एंड बॉटम पैडिंग। तो देखो लेफ्ट एंड राइट जो है ये इतना ज़्यादा पैडिंग नहीं देंगे हम, ठीक है, इतना ज़्यादा हम पैडिंग नहीं देंगे लेफ्ट एंड राइट। हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारी वेबसाइट किसी बहुत ही बड़े स्क्रीन पे दिखती तो पता है कैसे दिखती, अगर आपको जैसे हम लोग का लैपटॉप जो होता है वो 15 इंच या 14 इंच का ऐसे होता है, उसका स्क्रीन साइज 14 इंच ज़्यादातर कॉमन है, या तो मैक्सिमम 15 इंच, जो थोड़ा बड़ा लैपटॉप होता है 15 इंच का होता है। लेकिन जो वेबसाइट होती है वो कोई ना कोई मॉनिटर पे भी खोल सकता है जो कि 26 इंच या 24 इंच 27 इंच का होता है, 32 इंच का भी हो सकता है, इतने बड़े बड़े मॉनिटर टीवी जैसे मॉनिटर हो सकते हैं। तो उस पर कैसी हमारी वेबसाइट दिखेगी, अगर आपको वो जानना है तो आप जूम आउट कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होता है। तो अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि बड़े स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट ऐसी कुछ दिखेगी, तो हमारा नेविगेशन बार इतना लंबा हुआ फैला हुआ दिखेगा, लंबा सा।
तो हम ये नहीं चाहते हैं कि इतना लंबा हो जाए, एक फिक्स विड्थ पे आके वो रुक जाए, मतलब एक फिक्स विड्थ हो उसके बाद फिर वो ना फैले आगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना ये जो हेडर है, देखो अब हेडर का ये जो शेडो है ये तो हम चाहते हैं कि पूरा पूरा का पूरा जाता रहे, पूरा का पूरा ऐसे ही रहे, लेकिन जो कंटेंट है वो यहाँ पे आके लिमिट हो जाए एक एक पॉइंट के बाद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हेडर के अंदर और अपना कंटेंट जो है सारा का सारा कंटेंट एक डिव के अंदर रख देंगे। अब जैसे ही एक डिव के अंदर रखेंगे हमारा ब्रेक हो जाएगा थोड़ा बहुत डिज़ाइन, क्योंकि हमने हेडर पे थोड़ा सा ये दिया है, हेडर पे हमने स्टाइल दी है जो कि अब हमें डिव के ऊपर देना है, क्योंकि अब ये सारे एलिमेंट्स डिव के डायरेक्ट चाइल्ड हो गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इस जगह पे, हेडर के अंदर जो डायरेक्ट डिव है, हेडर के अंदर जो डायरेक्ट डिव है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमने ये दिया है हेडर के अंदर डायरेक्ट जो हमने डिव रखा है उसके ऊपर ये सारी स्टाइल्स दे देते हैं। तो ये देखो वैसे का वैसा जैसा पहले था वैसा हो गया, लेकिन हमने एक काम कर लिया कि हमने हेडर के अंदर एक डिव भी रख दिया है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी मैक्स विड्थ सेट कर सकते हैं, लगभग 1400 पिक्सल या 1400 पिक्सल कर देते हैं, 1400 पिक्सल इतना सेट कर दिया। तो यहाँ पे आके देखो ये लिमिट हो गया, ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। अब ये हम सेंटर में चाहते हैं, ऐसा तो हम चाहेंगे कि नहीं यहाँ से स्टार्टिंग से बस यहाँ तक है, तो हम इसको सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में कैसे करेंगे, मार्जिन इनलाइन, मार्जिन इनलाइन ऑटो, यानी कि मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो अगर हम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है। लेकिन ये हमारा जो हेडर है या नेविगेशन बार है ये देखो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, कट गया, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो बेसिकली ये जो शैडो है, शैडो हम इस डिव के ऊपर नहीं, हम हेडर के ऊपर देंगे। यहाँ पे हेडर एक टैग ले लेंगे और इस हेडर के ऊपर हम अपना शैडो दे देते हैं। तो ये देखो लंबा सा हमारा हेडर है, उसमें हमारा कंटेंट यहाँ पे लिमिट हो गया। और हमारा केवल हेडर नहीं, हमारी वेबसाइट में जो पूरा कंटेंट रहेगा, कोई भी सेक्शन डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, उसकी मैक्स विड्थ एक सेट करनी पड़ेगी हमें, इतना ही, और उसका मार्जिन इनलाइन ऑटो करना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो करना पड़ेगा, ताकि यहाँ तक लिमिट हो जाए। नहीं तो बहुत ही लंबा जब फैल जाता है कंटेंट तो अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मैं अगर किसी वेबसाइट पे चला जाऊँ, मैं विकीपीडिया की वेबसाइट पे जाके देखते हैं, एक बार विकीपीडिया पे एक बार चल के देखते हैं, और मैं जूम आउट करता हूँ तो ये देखो इन लोगों ने भी लिमिट किया है यहाँ पे, ये जो कंटेंट है इसके बाद और आगे जा नहीं रहा। ठीक है, तो एकदम लंबा नहीं करते हैं। एक बार मैं इंग्लिश का कोई पेज खोल लेता हूँ, इसको अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये देखो इन लोगों ने भी एक फिक्स विड्थ करके रखा है। जब जूम आउट करते हुए चले जाएंगे तो इससे बड़ा इनकी वेबसाइट नहीं हो रही है। अगर आप इमेजिन करो कि ये पूरा फैल जाए, पूरा से फैलते हुए चली जाए, तो एक एक लाइन कितना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना। अगर मैं बैक जाऊं और गूगल को भी जूम आउट करूं तो ये देखो गूगल का ये इतना जो कंटेंट है ये इतना छोटा यहाँ पे है, लेकिन ये इसका ये फैल रहा है, हेडर इसका फैल रहा है। इसको थोड़ा सा ये लोग चाहें तो फिक्स कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब इसको फिक्स करना चाहिए। इसको तो लिमिट कर रखा है इन्होंने, लेकिन हेडर को इन्होंने लिमिट नहीं किया। लेकिन इतना बड़ा भी कोई स्क्रीन नहीं होता, इतना जितना हमने जूम आउट कर दिया ना, इतना बड़ा नहीं होता। लगभग इतने बड़े स्क्रीन होते हैं, 70% या 75% तक जूम आउट, या मैक्सिमम 50% जूम आउट तक। इतने बड़े, कितना भी बड़ा मॉनिटर होगा वहाँ पे ऐसा ही दिखेगा। तो ठीक है, तो इसीलिए हमने अपने अपने इसमें भी, जैसे विकिपीडिया में लिमिट है वैसे हमने भी यहाँ पे लिमिट लगा दी। और यहाँ पे अब नॉर्मल जूम पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब देखो लेफ्ट एंड राइट हमें पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेफ्ट एंड राइट हम पैडिंग नहीं दे रहे हैं, तब भी ये हमारे लैपटॉप की स्क्रीन से दूर है। लेकिन अगर ये 14 इंच का लैपटॉप होता, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा भी छोटा कर दूँ अपनी स्क्रीन, तो यहाँ पे ये देखो सट गया। तो ज़रूरत है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हमें पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। पैडिंग हम देंगे, यहाँ पे हम पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग
इस पे ना देके हम इस पे दे देते हैं, हेडर पे दे देते हैं पैडिंग इनलाइन, और हम 32 पिक्सल दे देते हैं, इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो अब छोटा स्क्रीन रहेगा तब भी ये पैडिंग रहेगा, और बड़ा स्क्रीन रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो ये दूर रहेगा ही। ठीक है, तो हम अगर 100% जूम पे आ जाएं तो ये 32% पैडिंग के कारण नहीं आ रहा है यहाँ पे इतना स्पेस, ये पैडिंग आ रहा है क्योंकि इसकी मैक्सिमम विड्थ है 1400 पिक्सल, और 1400 पिक्सल यहाँ से यहाँ तक है लगभग। अगर हम पूरी विड्थ देखें, मैं इसको नीचे ले आता हूँ 1 मिनट के लिए, तो ये देखो पूरे इसकी विड्थ है 1536 पिक्सल, यहाँ पे कॉर्नर में आएगा अभी, तो 1536 पिक्सल जो पूरी विड्थ है वो है। तो 1400 पिक्सल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और उतना बाकी थोड़ा बहुत इधर लेफ्ट एंड राइट स्पेस एडजस्ट हो गया है। तो ये इतना हमारा बन गया है। और अगर हम देखें कि कुछ अभी हमने मिस किया है कि नहीं, तो अभी हमने ये डॉट नहीं बनाया है, डॉट हम बाद में बनाएंगे, पहले तो हम ये ड्रॉप डाउन बनाते हैं कि इस पर अगर हम हवर करें तो नीचे आए चीज़ें। ठीक है, और टॉप एंड बॉटम में हमने पैडिंग दी थी ना कि नहीं दी थी? टॉप एंड बॉटम कोई भी पैडिंग नहीं दी है, टॉप एंड बॉटम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। हम हेडर पे भी दे सकते हैं, अपने इस डिव पे भी दे सकते हैं। तो टॉप एंड बॉटम थोड़ी सी पैडिंग मैं दे देता हूँ, या हेडर पे ही दे देता हूँ, देते हैं पैडिंग ब्लॉक 8 पिक्सल, देखते हैं कैसा लगता है। ऐसा लग रहा है सही है, अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, मुझे तो इतना सही लग रहा है। और हाइट कभी भी नहीं सेट करते हैं, अपने जो नेविगेशन बार है ना उसकी हाइट नहीं सेट करनी चाहिए। यहाँ पे 80 पिक्सल है हाइट, अगर हम अपने की देखें तो हमारे की हाइट कितनी है, हमारे की 70 पिक्सल है। ठीक है, हाइट हमें कंटेंट को डिसाइड करने देना चाहिए, जो हमारा कंटेंट है वो हाइट डिसाइड करेगा। तो हम इसको थोड़ा अगर बड़ा करना चाहें तो 12 पिक्सल कर सकते हैं, बस इतना। ठीक है, मुझे तो 8 पिक्सल ही सही लग रहा था, मैं 8 पिक्सल ही कर देता हूँ, लेकिन पैडिंग बढ़ाएंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। अभी लगभग 80 के क्लोज हो गई है, 77 पिक्सल, मैं इसको 10 कर देता हूँ बीच में। तो ठीक है, अब इस पर हम हवर करने पे ऐसा करते हैं कि जब इस पर हवर किया जाए तो एक काम ये हो कि ये चीज़ रोटेट हो जाए ऊपर की तरफ। दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके अंदर जो कंटेंट था सारे जो लिंक्स थे वो यहाँ पे खुल के आए, इधर दिखें। तो चलो करते हैं। यहाँ पे कोर्सेस है, इस पर पहली बात तो मैं कर्सर पॉइंटर लगा देता हूँ ताकि हम यहाँ पे ले जाएं तो एक लगे कि एक कुछ हवर करने वाली चीज़ है। तो कर्सर पॉइंटर हो गया, और जब भी कोर्सेस पे हवर हो तो ये देखो यहाँ पे एक बार समझते हैं आके, ये हमारा कोर्सेस वाला LI है। जब भी कोर्सेस पे हवर हो तो उसके अंदर ये जो इमेज है, उसके कोर्सेस के डायरेक्टली अंदर जो भी इमेज है वो रोटेट करनी है हमें। तो चलो रोटेट करते हैं। कैसे? कोर्सेस पे जब हवर करें हम, तो हमने हवर स्टेट सेलेक्ट कर ली, उसके अंदर जो इमेज है तो उसके अंदर हो सकता है कोर्सेस के अंदर कई सारी इमेज हो, तो जो डायरेक्ट इमेज है उसको हम ले लेते हैं। हालांकि इस केस में एक ही इमेज है तो ये वाला भी सेलेक्टर काम कर जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट इमेज ही सेलेक्ट कर लेते हैं। कोर्सेस पे जब हवर हो तो इमेज को हम रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री। तो इमेज को ट्रांसफॉर्म रोटेट 180 डिग्री ये कर देते हैं। तो देखो जैसे हमने हवर किया, ये टिक से तुरंत ये घूम गया, बहुत ही फास्ट घूम रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिखाना है कि ऐसे घूमते हुए जाए, तो उसके लिए हमें ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। और ट्रांजिशन हम तब लगाएंगे जब यहाँ पे हवर नहीं हो रहा है, मतलब हम इस तरह से लगाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम ये इस चीज़ को हटा देंगे और हम लिखेंगे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म 0.25 सेकेंड ईज इन आउट, ऐसा कुछ। तो अभी देखना जब मैं हवर करूंगा तो ये देखो घूमता हुआ दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अभी ये इस तरफ को घूम रहा है, अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसा घूमे कुछ दूसरी तरफ,
तो ये -180 डिग्री कर देना इसको, तो दूसरी तरफ से खुलेगा। ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, माइनस वाला मैं रखता हूँ। अगर आपको थोड़ा फास्ट करवाना है तो 0.25 की जगह पे 0.2 कर दें तो थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। ये रोटेट हो रहा है। अब जैसे ही रोटेट हो, नीचे का कंटेंट भी दिखना चाहिए। तो एक बार हम HTML चल के देखते हैं। हमने अभी क्या किया है, हमने ऐसा कुछ किया है कि li के अंदर जो UL है उसका डिस्प्ले हमने नन कर दिया है। अब अगर हम डिस्प्ले नन ना करें तो देखो क्या होगा, ये हमारा पूरा HTML का स्ट्रक्चर बिगड़ गया। यानी कि डिस्प्ले नन और ब्लॉक करके हम काम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको देना है पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट बाय डिफॉल्ट दे देना है। तो एक तरह से हम मान सकते हैं, देखो जैसे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, हमारा HTML का स्ट्रक्चर देखो बिगड़ नहीं रहा है, मतलब HTML नहीं, हमारा जो लेआउट था वो बिगड़ नहीं रहा है। तो इस केस में आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये डिस्प्ले नन है, मतलब लेकिन फिर भी दिख रहा है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर दूं, ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट मैं 0 कर देता हूं, तो देखो ये गायब हो गया। क्योंकि ये जब भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट किसी भी एलिमेंट के ऊपर दे देते हैं तो वो जो है अपना जो स्पेस है वो नहीं लेता, वो एक तरह से अपने लेआउट से बाहर चला जाता है। मैंने हर एक पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन स्टिकी और पोजीशन फिक्स्ड और पोजीशन स्टैटिक, जितने भी पोजीशन होते हैं उसके ऊपर मैंने एकदम डिटेल में, 1 घंटे से बड़ी वीडियो है, उसको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया है। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जाके वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अच्छे से समझ लेना कि ये सारे पोजीशन एब्सोल्यूट या रिलेटिव कैसे काम करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे हवर करता हूँ, ये घूम रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है वो कहाँ पे है ना। तो ओपेसिटी अभी के लिए मैं 0 नहीं करता हूँ, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट तो कर दिया, हम इसको थोड़ा इधर लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा मूव करवाएंगे और बैकग्राउंड कलर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बैकग्राउंड कलर जो है वाइट अगर रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट, ये दे देते हैं। तो ये पूरा गायब हो गया, जो इसके पीछे था वो गायब हो गया। एक सेकेंड, मैंने किसी लिंक को क्लिक कर दिया तो वो खुल गया। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये पूरा गायब हो गया इसके पीछे, क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमने वाइट दे दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे शैडो है, कुछ शैडो होगा, बॉर्डर होगा, तो हम इतना चीज़ कॉपी कर लेते हैं। और ये बॉर्डर रेडियस भी है, तो ये पूरा का पूरा मैं CSS कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये चीज़ ऐसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी है, इसको चेंज करके कलर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा बन के आ गया है, लेकिन हमें इसका पोजीशन जो है वो नीचे लेके आना है थोड़ा सा। तो अगर मैं टॉप 0 कर दूं या टॉप कुछ कर दूं, यहाँ पे टॉप पोजीशन टॉप 0, तो या बॉटम 0 अगर कर दूं, मैं बॉटम 0 अगर करता हूँ, बॉटम 0, तो ये एकदम बॉडी से रिलेटेड है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है जब भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं बॉडी से वो रिलेटेड रहता है, बॉडी के अकॉर्डिंग मूव करता है। हमने बॉटम 0 किया तो इसका बॉटम बॉडी के जाके मतलब जो हमारा पूरा व्यू पोर्ट है मान सकते हैं, व्यू पोर्ट के एकदम 0 पे जाके टच हो गया। लेकिन हमें अपने इस कोर्सेस से इसको टच करवाना है, कोर्सेस के अराउंड ही रहे, कोर्सेस से दूर ना जाए। तो हम कोर्सेस पे क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव दे देंगे। तो इसका जो पेरेंट है वो अब आके जो कोर्स है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये कोर्सेस के रिलेटिव हो गया है। और यहाँ पे हम बॉटम 0 नहीं, हम टॉप 0 दे देते हैं, टॉप 0। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया। अभी देखो इसकी जो विड्थ है वो छोटी होगी, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो इसके पेरेंट के बराबर है। यहाँ पे अगर हम कोर्सेस को देखें तो कोर्सेस लगभग इतना बड़ा है, तो ये कोशिश कर रहा है कि इसकी विड्थ जो है वो पेरेंट के बराबर ही हो। कोर्सेस की विड्थ जो है वो 83 पिक्सल्स है, तो ये अपने तरफ से कोशिश कर रहा है मैक्सिमम कि उसकी विड्थ जो है वो कोर्सेस की बराबर ही हो, ठीक है। लेकिन
इसमें जो कंटेंट है काफ़ी लंबा है, जैसे फंडामेंटल्स जो टेक्स्ट है वो काफ़ी लंबा है, जिसके कारण ये इतना लंबा हो जा रहा है, नहीं तो जितना बड़ा कोर्सेस है उतना ही बड़ा होता है। और इस पे पैडिंग भी होती है, यूएल पे पैडिंग होती है, तो पैडिंग हम 0 कर देते हैं। पैडिंग मैंने और कहीं 0 किया था, पैडिंग 0 यूएल पे, तो हम एक काम करते हैं, पैडिंग 0 ये हमने यहाँ पे किया है। हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूएल एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने एल आई पे ये किया है ना, यूएल पे पैडिंग 0 कर देते हैं ताकि जहाँ भी यूएल हो उसकी पैडिंग 0 हो जाए। तो ये देखो अभी इसकी विड्थ काफ़ी छोटी है, जितना बड़ा मैक्सिमम टेक्स्ट है जो कि फंडामेंटल है, ठीक है, फंडामेंटल्स टेक्स्ट, उतनी बड़ी इसकी विड्थ हो गई है। अब उससे छोटी नहीं हो सकती, उससे छोटी होगी तो वर्ड ब्रेक हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट की बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ उतनी बड़ी होती है जितना बड़ा उसके अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये रूल नहीं है, अगर पोजीशन एब्सोल्यूट है, ठीक है, तो वो पेरेंट की विड्थ के बराबर वो होने की कोशिश करता है, और वो घटते घटते उतना बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा उसके अंदर कोई भी मैक्सिमम वर्ड है। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स है, ठीक है, लेकिन हमें इतना बड़ा तो रखना नहीं है, बहुत ही ख़राब लग रहा है, एकदम से सटा सटा है सब। तो हम इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, इसकी विड्थ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो यूएल है इस पर अगर हम विड्थ दे दें, विड्थ 200 पिक्सल, तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ये 200, 300, 400 जितना भी हमें चाहें, तो 300 पिक्सल मुझे ठीक लग रहा है, या 250 280 कितना ठीक रहेगा। अपने फिग्मा में आके देख लेते हैं कितनी विड्थ है। फिग्मा में 250 पिक्सल है लगभग, 240 पिक्सल, तो मैं 45 है तो मैं उतना दे देता हूँ, 245 पिक्सल इतना विड्थ मैंने दे दिया। अभी इसमें पैडिंग भी देना है, तो पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग देखते हैं कितना है। और इन सब की फॉन्ट साइज़ कितनी है, 12 पिक्सल है। 12 थोड़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, हम इसका फॉन्ट साइज़ करते हैं, फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल, 12 नहीं, एक बार करके देख लेते हैं कितना बड़ा होता है। ज़्यादा छोटी हो गई ना थोड़ी सी, 14 पिक्सल कर देते हैं, 14 ठीक रहेगा, 14 पिक्सल सही है। तो हमारी क्योंकि फॉन्ट साइज़ बड़ी है तो हमें हमारी ये विड्थ भी बड़ी होनी चाहिए, तो हम 160 पिक्सल कर देते हैं। और पैडिंग दे देते हैं, देखते हैं कितना है, 26 पिक्सल ऊपर नीचे 16 पिक्सल है, और लेफ़्ट राइट 26 पिक्सल है। तो चलो पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग टॉप एंड बॉटम 16 पिक्सल, लेफ़्ट एंड राइट 24 पिक्सल, इतना दे देते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। अभी यहाँ पे गैप नहीं है, इन सब में थोड़ा सा गैप देते हैं। तो एक काम ये कर सकते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें और फिर गैप दें। दूसरा काम ये है कि हम इसमें इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये कोर्सेस के अंदर है, तो हम इसमें डायरेक्ट चाहें तो कोर्सेस यहाँ पे एल के यहाँ पे डॉट कोर्सेस रख सकते हैं, ठीक है, कोर्सेस के अंदर जो यूएल है वो रख देंगे तो भी ये काम करेगा, ठीक है। और टॉप की वैल्यू जो हमने यहाँ पे 0 की थी, इसको हम बढ़ा के टॉप 100% अगर कर दें 100%, तो हमें कोर्सेज दिखने लगेगा और कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम और नीचे लाना चाहते हैं तो हम पिक्सल्स में दे सकते हैं, 200 पिक्सल या 100 पिक्सल, देखते हैं कितना दूर जाता है। ये इतना दूर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं हम करते हैं, यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा दूर है, मैं थोड़ा सा कम दूर ही रखता हूँ, 100% ही करते हैं, या 120% कर देंगे। थोड़ा सा और दूर कर देते हैं, 150% कर देते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, इतना सही लग रहा है मुझे। और फिर यहाँ पे हमें गैप देना है, हर एक एल के अंदर गैप हमें देना है, तो चलो गैप दे देते हैं। कोर्सेज के अंदर जो यूएल है और यूएल के अंदर जो एल है, उन सब में मार्जिन टॉप देना है। मार्जिन टॉप कितना दे दें, 8 पिक्सल, देखते हैं कितना गैप होता है। तो गैप हो गया ठीक ठाक, लेकिन ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, इस पर भी गैप आ जाएगा, हमें ऊपर वाले पे गैप नहीं देना है। तो अगर हमें उसको छोड़ना है तो हमें कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना होगा, LI + LI। अगर हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो पहले वाले को छोड़ के, देखो पहले वाले को छोड़ के बाकी सब पे गैप है मार्जिन टॉप, ठीक है, तो ये सही है। अभी ये जो है ये पूरे टाइम दिख रहा है, हमें पूरे टाइम तो दिखाना नहीं है, जब ये हवर हो यहाँ पे तभी दिखे। तो चलो करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे,
और एक चीज़ करेंगे, पॉइंटर इवेंट्स नन कर देंगे। ठीक है, पॉइंटर इवेंट नन करने से क्या होता है, क्लिकेबल नहीं रहता है। अगर मैं ओपेसिटी फिर से 0 को हटा दूं तो देखो ये सब दिख रहा है लेकिन मैं क्लिक नहीं कर पाऊंगा किसी को। ठीक है, अगर मैं केवल ओपेसिटी 0 कर दूं, पॉइंटर इवेंट्स नन ना रहे, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं आके क्लिक कर सकता हूँ और मैं उस लिंक पे चला जाऊंगा, भले ही वो दिखने में दिख नहीं रहा है लेकिन वो क्लिकेबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम पॉइंटर इवेंट नन करेंगे और ओपेसिटी 0 करेंगे, ये मतलब ये दोनों चीज़ लगाएंगे। ठीक है, तो ये गायब हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम चाहें तो पॉइंटर इवेंट्स हटा सकते हैं, मतलब लेकिन रहने दो, पॉइंटर इवेंट्स नन, ये दोनों चीज़ हम करेंगे, ओपेसिटी 0 और पॉइंटर इवेंट्स नन। यहाँ पे जब कोर्सेज पे हवर हो, ये कहीं तो मैंने लिखा है कोर्सेज पे हवर हो जब, है ना, कोर्सेज पे जब हवर हो, तो ये इमेज को मैंने टारगेट किया था। अभी हम क्या करते हैं, कोर्सेज पे जब हवर हो, जब कोर्सेज पे हवर किया जाए तो उसके अंदर जो यूएल है, कोर्सेज के अंदर का यूएल है, उसकी ओपेसिटी 0 हो जाए और पॉइंटर इवेंट 0 नहीं, ओपेसिटी 1 हो जाए और पॉइंटर इवेंट्स ऑल होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ऑल होता है। ठीक है, तो अभी देखना, जैसे हम हवर करते हैं ये आ गया, सही है, ये तो काम कर रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि नीचे से थोड़ा स्लाइड होके ऊपर आए, ऐसे थोड़ा सा नीचे से ऊपर आए, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 250% कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना नीचे आएगा और देखो अभी इतना नीचे आ रहा है, हमें चाहिए कि स्लाइड होके आए। तो जब भी हम हवर करेंगे तो इसकी जो टॉप पोजीशन होगी वो भी चेंज करके हम 150 कर देंगे, ये देखो ये। और अभी ये ऐसा है कि हम जैसे ही इधर आते हैं ये गायब हो जाता है, जैसे हम इधर आते हैं, क्योंकि इस कोर्सेस का हवर हट गया, कोर्सेस के ऊपर से हवर हट गया तो ये गायब हो जाएगा। और कोर्सेस के ऊपर से हवर क्यों हट जाता है, क्योंकि कोर्सेस जो है वो इतना ही बड़ा है, बस उसकी हाइट इतनी ही बड़ी है। तो हमने जो पेरेंट पे पैडिंग दी थी यहाँ पे, कहाँ पे, ये जो हमने पैडिंग ब्लॉक दी थी, इसको पैडिंग ब्लॉक नहीं देते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं और हम इन सारी लिंक्स पे पैडिंग दे देते हैं ताकि लिंक्स बड़ी हो जाएं। यानी कि अगर यूज़र यहाँ पे आके क्लिक कर दे, यहाँ पे आके क्लिक करे तो भी वो होम पे क्लिक हो जाए, यहाँ पे अगर हवर करे तो कोर्सेज पे हवर हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि उसी के ऊपर करे। तो हम इसको बढ़ा देते हैं और जब अंदर का बढ़ेगा तो पेरेंट का हाइट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो नैव के अंदर जो LI है, नैव के अंदर UL और UL के अंदर जो LI है, उन सब के ऊपर हम पैडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, नैव के अंदर UL और UL के अंदर जो LI है, नैव के अंदर UL और UL के अंदर जो डायरेक्ट LI है, डायरेक्ट LI, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उस पर पैडिंग ब्लॉक दे देंगे हम, जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है, पैडिंग ब्लॉक 10 पिक्सल। तो ये देखो अभी हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कि कहाँ तक है। तो यहाँ तक आया है कुछ, ये इतना बड़ा आया है और ये पूरा का पूरा कवर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि UL पे कुछ तो है, मार्जिन होता है शायद, इस UL पे मार्जिन है टॉप एंड बॉटम, तो UL का मार्जिन हम हटा देते हैं। पहली बात तो यहाँ पे मार्जिन 0 कर देते हैं, हाँ अब सही है। तो अब हम इसकी पैडिंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये जो पैडिंग है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये थोड़ा सा सेंटर में मुझे नहीं लग रहा है, ये जो यूज़र है, ये अलाइन आइटम सेंटर है, एक सेकेंड, ये इमेज है, इमेज पे तो वर्टिकल अलाइन मिडिल करना पड़ेगा शायद, तब सेंटर होगा, या तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, हाँ, और फिर जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर लग रहा है चीज़ें,
क्योंकि ये पूरा लोगो होगा यहाँ पे, लोगो के कारण ये सेंटर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अलाइन आइटम्स कहीं ना कहीं सेंटर करना पड़ेगा। ये फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यहाँ पे भी अलाइन आइटम्स सेंटर यहाँ पे कर देंगे। कहाँ पे? ये जो हेडर के अंदर डायरेक्ट डिव है, हेडर के अंदर डिव है, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर, ये कर देंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। और ये अभी भी सेंटर में नहीं है, तो यहाँ पे हमने अभी किया था डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही लगाएंगे यूज़र पे तो लगा है, यहाँ पे यूज़र आइकन पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है। यूज़र आइकन कहीं पे मैंने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे हम देंगे वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे देखो तो ये सेंटर में आ गया, डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही दिया हमने सेंटर में ये हो गया। तो इतना सही है। अभी हम ये पैडिंग जो है, पैडिंग ब्लॉक को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 16 पिक्सल या 18 या 20 पिक्सल दे के देखते हैं। 120 नहीं, 20 पिक्सल सही लग रहा है मुझे। अभी इसमें क्या होगा, ये हम यहाँ पे अगर हवर करेंगे तो भी आ जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे अगर हम हवर कर रहे हैं तो भी वो नीचे आ रहा है, और हम इसको ऊपर ले आएंगे। अब हमें यहाँ पे जो टॉप वैल्यू है, इसको हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। टॉप 0 नहीं, टॉप 90% एक बार करते हैं, 90%। और ये देखो ये सही चल रहा है 90%, या थोड़ा और कम कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, 120 पिक्सल, 120% या 150%। और जब हवर किया जाएगा तब हम 100 करेंगे इसको, 100 या 90 तब करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें इसको ट्रांजिशन करना होगा। कहाँ गया ट्रांजिशन? यूएल पे हम ट्रांजिशन लगाएंगे, ट्रांजिशन ऑल कर देते हैं, ऑल 0.2 सेकेंड इज इन आउट। ये सेशन इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांजिशन नहीं लिखा, ट्रांजिशन नहीं तो सेशन हो देता, इज इन आउट। ये तो अभी देखना, ये नीचे से आता हुआ दिख रहा है, कितना मस्त लग रहा है, सही लग रहा है ना। हमने ट्रांजिशन लगा लिया, और ओपेसिटी भी इसकी ट्रांजिशन के हिसाब से गायब हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है। सही है, मस्त बना लिया हमने, और सही भी चल रहा है। अगर मैं इसको 100% कर दूं तो इससे एकदम टच हो जाएगा, ये इससे एकदम से टच रहेगा। अगर मैं 101% करूँगा तो देखना, तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। 110% करते हैं, देखते हैं कितना दूर होता है। इतना दूर हो गया, और जैसे ही थोड़ा सा दूर होगा और हमारा कर्सर जैसे ही इस स्पेस में आएगा वो गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसको दूर नहीं करना है। हम या तो 100% कर सकते हैं, या तो 95%, या तो 90%, जितना भी चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन उससे एकदम दूर ना हो। बस 90% या 80%, जितना भी आपको सही लगे उतना सही है। तो इतना मुझे सही लग रहा है, ये चीज़ सही लग रहा है। अब यहाँ पे हवर करने पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा हवर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हम हवर करने पे अंडरलाइन लगा सकते हैं कि ये जो LI है, कोर्सेस के अंदर जो UL है और उसके अंदर जो LI है, इस पे जो जब हम हवर करें तो अंडरलाइन, अरे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, अंडरलाइन ये हो जाएगा। और यहाँ पे हवर पे, तो ये देखो इन सब पे मतलब पता चल रहा है कि हम हवर कर रहे हैं। एक बस स्टेट है ये बताने के लिए कि हवर हम कर रहे हैं। बस इतना बन गया हमारा। और हम इन सब पे चाहें तो टारगेट ब्लैंक दे सकते हैं। ये जो हमारा ये है ना, कहाँ गया, इधर टारगेट ब्लैंक अगर दे देंगे तो न्यू टैब में खुलेगा, टारगेट
अंडरस्कोर ब्लैंक, ये चीज़ हम सब पे दे देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। टारगेट ब्लैंक देने से ये न्यू टैब में खुलेगा। तो अभी तक तो हमने बनाया डेस्कटॉप डिज़ाइन, जिसमें अभी यहाँ पे डॉट एक लगाना बाकी है। ग्रीन डॉट का हमने HTML में कोड लिखा है, हम CSS का कोड लिख देंगे तो यहाँ पे भी अलाइन हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं हमारा HTML का कोड कहाँ पे लिखा है। यूज़र आइकन है, उसके अंदर हमने एक ग्रीन डॉट का एक HTML लिखा है यहाँ पे। तो ग्रीन डॉट को यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल देते हैं, इसकी हाइट विड्थ फिक्स कर देंगे, देखते हैं 12 पिक्सल, विड्थ भी 12 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर जो है वो कलर कोड हम यहाँ से ले लेंगे, यह है कलर कोड। ये कलर कोड हमने डाल दिया। एक बार चल के देखते हैं तो कुछ इस तरह से आ गया है। यहाँ पे अगर हम हाइट और विड्थ देखें तो यहाँ पे भी 12 पिक्सल है। मेरा अंदाज़ा सही था, मैंने अंदाजे से ही लगा दिया, सही है। और बॉर्डर रेडियस 100% यहाँ पे दे देंगे। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस 100% या 50% अगर कर देंगे तो भी ये गोल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हमें इसको पोजीशन करना है, तो पोजीशन के लिए मतलब यहाँ पे कहीं पोजीशन करना है। तो अब देखो, ये यहाँ पे समझने की इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो गोला है ये हमारे लेआउट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ये बस केवल एक डिज़ाइन का पार्ट है। मतलब इसके कारण हमारा लेआउट लेफ्ट एंड राइट नहीं मूव होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए जैसे कि ये नहीं है, तो इसके ऊपर हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे। जैसे हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, देखो ये हमारे लेआउट को अफेक्ट करना छोड़ दिया, ऐसे जैसे कि वो था ही नहीं। अगर ये पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं देते हैं तो ये अफेक्ट करता है, थोड़ा लेफ्ट एंड राइट में ये थोड़ा सा जगह घेरता है ये, ठीक है, ये इतना जगह घेर रहा है। तो चलो इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं। जैसे हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये एकदम से अपने फ्लो के बाहर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट के फ्लो से। और यहाँ पे यूज़र आइकन पे हमें पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव, तभी हम उसके अराउंड प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इसको ग्रीन डॉट को, अगर हम यूज़र को पोजीशन रिलेटिव ना देते, जो हमारा यूज़र है या यूज़र आइकन है, यूज़र आइकन को पोजीशन रिलेटिव जैसे कि हमने दिया है, अगर हम पोजीशन रिलेटिव ना दें और जैसे ही हम इसको ग्रीन डॉट को हम मान लो हम लेफ़्ट पोजीशन देते हैं, लेफ़्ट 0, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। या राइट अगर 0 दे देंगे, राइट 0, तो एकदम यहाँ पे बाहर चला जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे यूज़र आइकन पे पोजीशन रिलेटिव दे रहे हैं। यूज़र आइकन पे जैसे हम पोजीशन रिलेटिव देंगे, ये उसी से रिलेटेड रहेगा, मतलब हमारे यूज़र आइकन के अराउंड ही रहेगा, वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमने पोजीशन रिलेटिव दे दिया और यहाँ पे राइट 0 और बॉटम 10 पिक्सल, थोड़ा सा और कम शायद रहेगा, ये बॉटम भी 0 कर देते हैं। ये हो गया, लगभग सही जगह पे आ गया, राइट 0 बॉटम 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो वैसे ही है, बस सही है, राइट 0 और बॉटम 0, बस बन गया। हमारा ग्रीन डॉट भी लग गया और ये भी हमारा बन गया, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू था ये भी बन गया, सही चल रहा है। अब हमें मोबाइल डिज़ाइन बनानी है। अगर हम इसको छोटा करें तो लगभग 900 पिक्सल तक या 880 या 850 तक ठीक चल रहा है, 850 तक ठीक दिख रहा है, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ आपस में टच होने लग रहा है। तो यहाँ पे हमें अपना मोबाइल डिज़ाइन बनाना है। तो मोबाइल डिज़ाइन में क्या है, एक हैमबर्गर का आइकन है यहाँ पे, तो हैमबर्गर आइकन ले लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं हैमबर्गर को। अच्छा, हैमबर्गर नाम से एक कैरेक्टर भी होता है, अगर हम सर्च करें हैमबर्गर आइकन नहीं, हैमबर्गर कैरेक्टर,
तो 3 लाइन का एक कैरेक्टर होता है ये, इसको अगर हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है उसमें जो तीसरी लाइन है वो छोटी है, तो इसीलिए हम उसको नहीं यूज़ करेंगे, हम अपना ही आइकन इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी केस में तीनों लाइन बराबर हैं और लगभग इसी डिज़ाइन की हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी नहीं, इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट का ऑप्शन कहाँ गया, ये नीचे आ गया एक्सपोर्ट का ऑप्शन। तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ हैमबर्गर, इसको मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ, स्मॉल लेटर कर देते हैं इसको इधर। और हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले नन कर देंगे। देखो छोटे में हमारा पूरा ये चीज़ जो हमारा यूज़र नैव कंटेनर है ये पूरा डिस्प्ले नन हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखो तो जैसे हम छोटा करेंगे ये पूरा चीज़ नहीं है। अगर हम मोबाइल डिज़ाइन देखें तो यहाँ पे देखो ये पूरा चीज़ नहीं है, बस केवल आइकन है इसकी, जहाँ पे तो लोगो है और आइकन है इधर, वो हैमबर्गर मेन्यू का आइकन। तो ठीक है, वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पे इसको डिस्प्ले नन कर देंगे, मीडिया क्वेरी लगाते हैं। मैं मोबाइल फर्स्ट नहीं बना रहा हूँ, ये डेस्कटॉप फर्स्ट है, पहले डेस्कटॉप के लिए बना लिया फिर मोबाइल के लिए बना लिया। तो देखो डेस्कटॉप फर्स्ट मुझे ज़्यादा सही लगता है पर्सनली, मेरा ओपिनियन है, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोग को मोबाइल फर्स्ट अच्छा लगता है और ज़्यादातर लोग को मोबाइल फर्स्ट, मतलब सजेस्ट किया जाता है कि मोबाइल फर्स्ट बनाओ पहले, लेकिन ज़्यादातर लोग डेस्कटॉप फर्स्ट ही बनाते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल रहता है। और मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक से डेस्कटॉप फर्स्ट ज़्यादा सही है। कभी इस पर वीडियो बनाएंगे पूरा एक्सप्लेन करके कि डेस्कटॉप फर्स्ट क्यों ज़्यादा सही होता है, मोबाइल फर्स्ट क्यों कम सही होता है। हालांकि केविन पॉल जिनसे मैंने CSS सीखा है उन्होंने भी इस पर वीडियो बनाया है और उन्होंने बताया है कि मोबाइल फर्स्ट क्यों सही होता है। तो उनका भी ओपिनियन जो है अच्छा है, उसको भी समझेंगे। और मेरा जो लॉजिक है, मैं क्यों क्यों बोलता हूँ डेस्कटॉप पर ज़्यादा सही है, उसको भी हम समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो अलग अलग हिसाब से, मतलब जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपको सही लगता है उस हिसाब से बनाओ। कोई यूज़र के पर्सपेक्टिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मोबाइल फर्स्ट है या डिज़ाइन फर्स्ट है, मतलब मोबाइल फर्स्ट है या डेस्कटॉप फर्स्ट है। यूज़र को तो यूज़ करने के लिए अच्छा होना चाहिए, डेस्कटॉप में भी अच्छा दिखना चाहिए, मोबाइल में भी अच्छा दिखना चाहिए। तो एज अ डेवलपर हमारा यही गोल होता है कि हम दोनों में अच्छा, एकदम दिखने लायक, अच्छे से यूज़ करने लायक बनाएं। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे मीडिया क्वेरी लिखते हैं, @media मैक्स विड्थ 850 पिक्सल ले लेते हैं, 850 पिक्सल। और कोई एक फिक्स्ड वो नहीं होता है, कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि इस जगह से, इस पॉइंट से आपको मीडिया क्वेरी लगानी है। जहाँ से आपका डिज़ाइन ब्रेक करने लगे, जैसे कि हमारा यहाँ 850 तक ठीक ठाक अच्छा दिख रहा है, ठीक सही दिख रहा है, या 870 तक मान लो, या 860 तक मान लो, 860 मान लेते हैं, 860 तक हमारा अच्छा दिख रहा है, तो वहाँ तक ठीक है। उसके बाद में हम अपना सारा डिस्प्ले रन कर देंगे। जो हमारा ये है यूज़र कंटेनर, इसको हम डिस्प्ले नन कर देते हैं ये। तो अभी देखना क्या होगा, जैसे ही हम छोटा करेंगे ये गायब हो गया पूरा। और जैसे ही वो गायब हुआ, आप देखना थोड़ा सा हमारा हेडर जो है उसका हाइट थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट था, जैसे कि ये सारा लिंक्स जो था, ये सारा लिंक उसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा रहा था। जैसे हम छोटा करेंगे इसकी हाइट थोड़ी छोटी हो जाएगी। और ठीक है, मोबाइल में हेडर की थोड़ी हाइट छोटी भी रहती है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम दे सकते हैं इस पर पैडिंग थोड़ी सी। और देखते हैं कितनी हाइट अभी है, 50 पिक्सल है अभी। और जब ये सारा दिखता है तो कितनी है, 61 पिक्सल है, यानी कि 11 पिक्सल थोड़ी सी घटती है इसकी हाइट, यानी कि 11 पिक्सल इसकी हाइट घटती है। तो ठीक है, हम एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा पैडिंग दे सकते हैं। कहाँ पे पैडिंग दें, कोई नहीं, अभी हम हैमबर्गर मेन्यू यहाँ पे लेके आते हैं, हैमबर्गर मेन्यू पहले रखते हैं। चलो इसको हमने छोटा कर दिया और यहाँ पे एक हैमबर्गर मेन्यू आएगा अब। तो हैमबर्गर मेन्यू कहाँ पे रखेंगे, इसी डिव के अंदर रखेंगे। ये जो डिव है
हेडर के अंदर, उसी डिव के अंदर रहेगी। ये हमारी जो हैमबर्गर मेन्यू है वो उसी के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, उसी के अंदर रखते हैं एक इमेज, और यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू, ये हो गया। और ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये आइकन आ गया छोटा सा, और इस पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो मतलब हवर करेंगे तो ये वैसा एक कर्सर दिखना चाहिए कि कर्सर टाइप में है, मतलब पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर यहाँ पे चेंज करके कर देंगे। लेकिन आप सोचो कि हम इस पे क्लिक करके बताएंगे कैसे कि इसको ओपन करो, क्लोज करो। ये हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, कुछ स्टाइल दे सकते हैं और कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे हम डिस्प्ले नेम तो कर दिए, लेकिन जैसे ही डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, यहाँ पे जैसे डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे ये सब आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमें ऐसा तो चाहिए नहीं, हमें तो दूसरा स्टाइल चाहिए, हमें पूरा एक बॉक्स में चाहिए। तो हम डिस्प्ले नन अभी नहीं करते हैं, हैमबर्गर मेन्यू रखा रहने दो, हम इसका डिस्प्ले नन हटा देते हैं और हम इस पर कुछ स्टाइल देते हैं। पहली बात तो पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट ये करेंगे। पोजीशन जैसे ही एब्सोल्यूट किया, ये थोड़ा सा बाहर आ गया सबसे, है ना। और जब भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो हमारा पूरा कंटेंट जो है वो बॉडी के रिलेटिव हो जाता है, लेकिन हमें तो चाहिए कि पेरेंट के रिलेटिव हो। तो इसका पेरेंट जो है ये हेडर के अंदर वाला डिव है, हेडर के अंदर वाला जो डिव है ये है उसका पेरेंट। तो हम हेडर के अंदर वाला जो डिव है वहाँ पे जाके पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। यहाँ पे कहीं पोजीशन रिलेटिव दे दिया, ठीक। उससे अभी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब हम इसको कुछ पोजीशन देंगे, जो हमारा यूज़र नैव कंटेनर है, यूज़र कंटेनर, इसको थोड़ा सा पहले बॉक्स जैसा बनाते हैं। तो ये बॉक्स कैसे बनेगा, पहले तो इसको हम टॉप पोजीशन देते हैं ताकि यहाँ पे ये जो ओवरलैप कर रहा है वो ना हो। तो टॉप 100% अगर दे दें तो इतना दूर, मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो यूज़र नैव कंटेनर को यहाँ पे हम मीडिया क्वेरी के अंदर टॉप 100% दे देते हैं, ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी हमें इसको कुछ इस तरह से बनाना है, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में, लेकिन बनाएंगे हम लोग, क्यों नहीं बनाएंगे, आराम से बना लेंगे। तो ये जो सारी लिंक्स हैं, ये कोर्स के अंदर जो लिंक्स हैं, कोर्स के अंदर नहीं, ये नैव के अंदर जो सारी लिंक्स हैं, इसको जो लेफ्ट एंड राइट है इसको हमें टॉप एंड बॉटम करना है पहली बात। तो चलो पहले इसको टॉप एंड बॉटम करते हैं। तो नैव के अंदर जो डायरेक्ट यूएल है उस पर हमने फ्लेक्स लगा रखा है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। नैव के अंदर जो यूएल है उसका हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, तो ये टॉप एंड बॉटम हो जाएगी चीज़ें। अभी ये यहाँ पे पैडिंग काफ़ी ज़्यादा है, पैडिंग है, और उसके साथ साथ गैप है। हमने जो गैप प्रॉपर्टी दी है 48 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट, वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। अब ये वर्टिकल गैप यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, कॉलम कर देते हैं, तो पहले लेफ्ट एंड राइट गैप था, अब टॉप एंड बॉटम गैप हो गया। तो यहाँ पे हम गैप 0 कर देते हैं, तो ये पैडिंग से काम चल जाएगा, ठीक है। ये पैडिंग है, वही गैप क्रिएट कर रहा है इतना। यहाँ पे जो एलाइज हैं उन पे पैडिंग है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और हमें उतना भी पैडिंग चाहिए नहीं, तो हम पैडिंग को और कम करेंगे। ये एलाई है, इस पे जो पैडिंग ब्लॉक है इसको हम कम कर देते हैं थोड़ा सा, 20 पिक्सल्स की जगह पे। पैडिंग ब्लॉक, पैडिंग बॉटम क्या था, अच्छा पैडिंग बॉटम है। एक सेकेंड मैं रिफ्रेश करता हूँ, पैडिंग ब्लॉक ही तो है, मैंने कॉपी किया था पैडिंग ब्लॉक। पैडिंग ब्लॉक ये कर देते हैं 8 पिक्सल, तो इतना ठीक लग रहा है मुझे। अभी भी ये किसी भी तरह से ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो ये कैसे करेंगे। अभी ये जो हमारा कंटेनर है, यूज़र नैव कंटेनर, इस पे भी डिस्प्ले फ्लेक्स है, और इसमें हमें अभी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे हम, ठीक है। और चलो देखो, मैं यहाँ पे अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करता हूँ, तो ये हमारा जो यूज़र का आइकन है वो नीचे आ गया।
लेकिन अगर मैं कॉलम रिवर्स करता हूँ तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ये मस्त चीज़ है, हमें ऐसा चाहिए कुछ, ये ऊपर हो जाए, दूसरा चीज़ नीचे हो जाए। कॉलम रिवर्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम रिवर्स कर देंगे तो कुछ इस तरह से बन गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर वॉर्डर है, ये सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, बॉर्डर और शेडो, और वो चल के दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस से पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, और बैकग्राउंड कलर भी है। तो ये सारा मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और हाइट और विड्थ भी कॉपी हो गई क्या? यहाँ पे क्या क्या मैंने पेस्ट किया है? बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इतना मैंने किया। ये एक सेकेंड, ये हाँ ठीक है, मतलब इतना हमने पेस्ट किया तो कुछ इस तरह से बन गया, बॉक्स बन के आ गया है। ठीक है, हमारा जो ये था कोर्सेस वाला ये भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें वैसे नहीं चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा डिज़ाइन रहेगा। हमारा ये पूरा कार्ड थोड़ा बड़ा रहेगा, और ये कार्ड यहाँ पे रहेगा, इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं। तो यहाँ पे हम राइट पोजीशन दे देंगे, राइट 0। तो इधर राइट में आ गया एकदम से। जो इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट क्या है? ये है, तो इसके लेफ्ट में एकदम, इसके राइट में आ गया है एकदम से। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अभी इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हम। विड्थ जो है, विड्थ हार्ड कोड ही कर देते हैं, 260 पिक्सल। देखते हैं कितना है उसमें, 260 पिक्सल इतना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 245 है। ठीक है, हमारा यहाँ पे 260 पिक्सल। ठीक है, और ये सारा अलाइनमेंट जो है, ये अलाइन आइटम सेंटर नहीं रहेगा। ये देखो, ये सेंटर लाइन नहीं है कोई भी चीज़, ये सारी लेफ्ट अलाइंड है। ये इतना दूर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पैडिंग है, इतना पैडिंग है 36 पिक्सल का, ये पैडिंग हम दे देंगे। तो ये आइटम सेंटर, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर अगर है तो इसको हम हटा देंगे। 1 मिनट, मार्जिन इनलाइन ऑटो, उसके कारण ये सेंटर में आ रहा था। तो नैप पे जो मार्जिन इनलाइन ऑटो था उसको हम हटा देते हैं। मैं यहाँ से डिस्प्ले नन हटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मार्जिन, 1 मिनट, नैप पे, नैप पे जो मार्जिन इनलाइन है, इनलाइन, उसको हम अनसेट कर देते हैं। अनसेट यानी कि जैसा पहले होता है बाय डिफ़ॉल्ट वैसा कर दो, जो भी हमने सेट किया उसको रिमूव कर दो। तो हमने इसका मार्जिन अनसेट कर दिया। और ठीक है, अभी अगर हम हवर करते हैं तो हमारा कोर्स कुछ इस तरह से खुल के आ रहा है जैसे आता है। और हम चाहें तो ऐसा छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नहीं तो जैसा हमारा डिज़ाइन में है वैसा भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं कर सकते। और थोड़ा सा हम स्टाइलिंग देते हैं इसको। और क्या क्या है यहाँ पे? इसके यहाँ पे पैडिंग है, यहाँ पे हम पैडिंग देंगे। ये किस चीज़ पे देना है पैडिंग? ये पूरे, पैडिंग नहीं देते हैं, मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, चलो पहले बात तो यहाँ पे बॉर्डर देना है। ये जो हमारा ऊपर वाला चीज़ है, ये यहाँ पे बॉर्डर देना है। जो यूज़र है उसके नीचे बॉर्डर बॉटम देते हैं। ठीक है, तो यूज़र को सेलेक्ट करेंगे, डॉट यूज़र लिखना है। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, हम टाइप नहीं करेंगे। यहाँ से बॉर्डर बॉटम, अच्छा बैकग्राउंड कलर है, तो ये कॉपी कर लेता हूँ कलर, और 1 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, ये हो गया सॉलिड, और वो कलर जो हमने कॉपी किया था वो। तो इस तरह से बॉर्डर आ गया ये। और मैं इस पर पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट 24 पिक्सल मुझे लगता है ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और केवल बॉर्डर लेफ्ट नहीं, पैडिंग लेफ्ट नहीं, पैडिंग ठीक है, इतना अभी लेफ्ट ही रखते हैं।
और इस पे भी जो नैव है ना उस पे भी पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं, नैव पे भी पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं, तो इधर से थोड़ा सा ये हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और ये जो यूज़र है यहाँ पे पैडिंग बॉटम भी थोड़ा सा देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से गैप है थोड़ा सा, बॉटम एंड टॉप। तो पैडिंग ब्लॉक कर देते हैं 8 पिक्सल, पैडिंग ब्लॉक ये किस पे मैंने दे दिया, नैप पे दे दिया, इसको हटा देते हैं, यूज़र के ऊपर देना है हमें। पैडिंग ब्लॉक 8 पिक्सल ये हो गया। तो डिज़ाइन हमारा कुछ कुछ बन के आ रहा है और इसको हमें यहाँ पे रखना है, मतलब हैमबर्गर मेन्यू जो है वो ढक जाएगा ऐसा कुछ। तो हम टॉप जो है 100% नहीं यहाँ पे देंगे, टॉप हम कितना दे दें, 0 कर दे देंगे तो एकदम ऊपर चला जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा। थोड़ा सा नीचे दे देते हैं, टॉप 20 पिक्सल, देखते हैं कि कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ गया 10 पिक्सल शायद ठीक रहेगा, टॉप 10 पिक्सल ये ठीक है। और हम इस पे ये जो हमारा ये है क्या बोलते हैं हेडर है, यहाँ पे हम पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा, हेडर के अंदर जो डिव है उस पे, और ये पैडिंग हम यहाँ पे देंगे, यूज़र नैव कंटेनर और नैव हो गया। यहाँ पे जो हेडर के अंदर डायरेक्ट डिव है उस पर हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग ब्लॉक टॉप एंड बॉटम, पैडिंग ब्लॉक 8 पिक्सल, हाँ इतना ठीक लग रहा है मुझे, पैडिंग ब्लॉक 8 पिक्सल ये सही है, या और भी कम कर सकते हैं, चाहे तो 4 पिक्सल कर सकते हैं, ठीक है। आपको जितना सही लगे आप उतना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, या 6 भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्लोज का आइकन देना है, तो क्लोज आइकन हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ये एक्सपोर्ट हो गया, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्लोज आइकन, अरे यहाँ पे रिनेम करते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम क्लोज आइकन को हम कहाँ पे रखेंगे, क्लोज आइकन जो है वो सीधा यहाँ पे है, मतलब ये इससे अलाइंड भी नहीं है, थोड़ा ऊपर है, लेकिन हम अगर चाहें तो यहाँ पे अलाइंड रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं तो यहाँ कहीं रख सकते हैं। तो हम यूज़र आइकन को इसी कहीं यूज़र के मतलब क्लोज आइकन को इस यूज़र आइकन के नीचे यहाँ पे स्पैन के बाद डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज़र आइकन को स्पैन के बाद डाल देते हैं, एक इमेज टैग के अंदर यहाँ पे डाल देंगे क्लोज आइकन, और टैग में भी यही कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। और इसको हम थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर देते हैं, क्लास 1 दे देते हैं, क्लास क्लोज आइकन ये कर दिया, और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट ऑटो ये कर देंगे तो उस साइड चला जाएगा, और ये तो एकदम ही किनारे चला गया। तो इसीलिए जो हमने यूज़र पे पैडिंग दी थी वो यूज़र कहाँ गया, यूज़र पे हमने पैडिंग दी थी, पैडिंग लेफ्ट की जगह पे पैडिंग ये इधर नहीं, यूज़र कहाँ गया, पैडिंग लेफ्ट की जगह पे पैडिंग इनलाइन कर देंगे तो ये सही रहेगा। अभी यहाँ पे क्लोज का आइकन है, ये ठीक है। और क्लोज आइकन पे हम कर्सर पॉइंटर भी कर सकते हैं, कर्सर पॉइंटर ये इस तरह से, ठीक है। क्लोज का आइकन भी आ गया। अगर हम चाहें तो इस पे पोजीशन एब्सोल्यूट करके थोड़ा इधर या जहाँ भी
चाहें अपने फिग्मा डिज़ाइन के हिसाब से वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमने इसी पे कर दिया, एकदम इसी से अलाइंड है, ये भी सही लग रहा है मुझे। तो अभी अगर हम इसको डिलीट कर दें, मतलब ये जो हमारा ये पूरा आ रहा है, इसकी मैं ओपेसिटी 0 करूं, ओपेसिटी 0, तो या 0.5 कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आइकन है, ये क्लोज का आइकन, अगर हैमबर्गर मेन्यू का आइकन जो है उसके साथ में रहता, पास में जितना क्लोज रहेगा तो ज़्यादा सही है, लेकिन ठीक है कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर और इधर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन ठीक है रहने दो। तो अभी ये देखो डेस्कटॉप में कुछ ऐसा दिख रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो करना ही नहीं था, डेस्कटॉप में तो गड़बड़ा गया हमारा डिज़ाइन, ये तो ठीक है लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो हमें इसको डिस्प्ले नन करना है बेसिकली डेस्कटॉप में। किसको? क्लोज आइकन को डिस्प्ले नन करना है, और हैमबर्गर मेन्यू को, क्लोज आइकन को पहले डिस्प्ले नन कर देते हैं, डिस्प्ले नन वहाँ पे कर देंगे डेस्कटॉप में। और ये हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर कोई क्लास दी है कि नहीं, यहाँ पे नहीं दी है, तो ये ले लेते हैं हम, इस डिप पे एक क्लास दे देते हैं, हैमबर्गर मेन्यू वाली जो डिव है, क्लास हैमबर्गर मेन्यू, इस पे भी हम डिस्प्ले नन कर देते हैं। दो क्लासेस को हम एक साथ ऐसे ही लिख सकते हैं, और फिर मोबाइल में आके, मतलब यहाँ पे मोबाइल डिज़ाइन में मैक्स विड्थ जब यहाँ पे आ जाए तो इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो अभी वो दोनों आइकन्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब भी हम छोटा करेंगे तो ये क्लोज आइकन दिख रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें ये पूरा मेन्यू दिखाना ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें वो हैमबर्गर मेन्यू का आइकन दिखाना है। तो अब वो कैसे करेंगे हम, वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कैसे हम बताएंगे कि ये हमारा जो आइकन है वो क्लोज्ड है, या आइकन नहीं, जो हमारा पूरा मेन्यू है वो ओपन है या क्लोज है। जावास्क्रिप्ट से बताना काफ़ी इजी है, सीएसएस में बस केवल एक ही तरीका होता है, चेक बॉक्स। तो हमें एक चेक बॉक्स रखना होगा कहीं, और उस चेक बॉक्स को ऑन और ऑफ करना होगा, और उस चेक बॉक्स के भरोसे, उसी के सहारे हमें इसको डिस्प्ले नन और ब्लॉक करना है, जो हमारा पूरा मेन्यू है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे होगा। तो एक चेक बॉक्स हम कहाँ पे, इस हैमबर्गर मेन्यू के अंदर एक चेक बॉक्स रखते हैं। चेक बॉक्स क्या होता है? एक इनपुट होता है, इनपुट टैग, जिसका टाइप होता है चेक बॉक्स, इनपुट और उसका टाइप चेक बॉक्स, और उसकी आईडी दे देते हैं हम हैमबर्गर मेन्यू, हैमबर्गर, ठीक है, हैमबर्गर चेक बॉक्स, ऐसा आईडी दे देते हैं। ठीक है, नेम की ज़रूरत नहीं है, आईडी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो एक चेक बॉक्स हमने दे दिया, और अभी के लिए मैं इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले नन, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डिस्प्ले नन कर दिया। अभी ये चेक बॉक्स है, तो हमें क्या करना है, पहली बात तो हमें ऐसा कुछ कनेक्शन बैठाना है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमारा ये चेक बॉक्स ऑन और ऑफ हो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक लेबल यूज़ करेंगे, लेबल, और लेबल के फॉर एट्रीब्यूट में ये चीज़ डाल देंगे, ये चीज़ डाल दिया मैंने, और इस लेबल के अंदर हम अपना इमेज डाल देंगे, जो हमारा ये इमेज था इस लेबल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो अब देखना, ये हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम लेबल पे क्लिक कर रहे हैं, और क्योंकि लेबल के ऊपर जो फॉर एट्रीब्यूट है वो इस आईडी से कनेक्टेड है, हमने ये वाली आईडी यहाँ पे दे दी है, इसी वजह से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये चेक बॉक्स ऑन और ऑफ हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम चेक बॉक्स रखा रहने देते हैं। अभी हम इसके बेसिस पे देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को शो या हाइड कर सकते हैं, ये हमें देखना होगा कैसे करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिस तरह से हमारा HTML का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे।
अगर हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होता तो आराम से हो जाता। यहाँ पे एक मिनट मैं करके दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पे मतलब थोड़ा आगे पीछे कर दिया मैंने, हैमबर्गर मेन्यू को पहले कर दिया, नैव यूज़र कंटेंट को पीछे कर दिया। लेकिन ऐसा अगर स्ट्रक्चर कर देंगे तो हमारा, एक सेकेंड, ठीक तो है ये, मैंने आगे पीछे तो किया है ना, हैमबर्गर मेन्यू को आगे कर दिया और यूज़र को पीछे कर दिया। एक मिनट, हैमबर्गर मेन्यू, अच्छा ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे डेस्कटॉप पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है, इतना हमने कर दिया। मुझे लगा कि अभी इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मैं सोच रहा था ये है हैमबर्गर मेन्यू, ये इधर आ जाएगा वो उधर चला जाएगा, लेकिन हैमबर्गर मेन्यू तो दिख ही नहीं रहा है डेस्कटॉप पे, वो तो गायब ही है ना, तो हमने उसको आगे रख दिया। अब यहाँ पे CSS से करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो कैसे करेंगे हमें इस चीज़ को शो और हाइड करना है, ठीक है, हमें इस चीज़ को शो और हाइड करना है जब ये वाला चेक बॉक्स चेक्ड हो। तो अभी भी थोड़ा मुश्किल है, देखता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ। तो ये डिस्प्ले नन है बाय डिफ़ॉल्ट, और हमें क्या करना है, इस चीज़ को डिस्प्ले ब्लॉक करना है, लेकिन तब करना है जब वो चेक्ड हो, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक तब करना है जब चेक्ड हो। अच्छा हाँ, ये गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे ऑर्डर गड़बड़ हो गया, हमने ये ऑर्डर चेंज किया कहाँ पे, HTML में हमने हैमबर्गर मेन्यू को ऊपर किया, यूज़र को नीचे किया। अगर मैं इसका ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो भी ये वैसे ही ऑर्डर है, ये अभी तक तो ठीक था, ये ऑर्डर कैसे चेंज हो गया। एक मिनट, मैं Ctrl Z करता हूँ, ऑर्डर चेंज करने से तो नहीं हुआ है, उसका हैमबर्गर मेन्यू का ऑर्डर चेंज करने से नहीं हुआ है, कोई CSS में कुछ मिस किया है, हमने चेंज किया है कुछ। एक सेकंड में इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ वही फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वही कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हटा देते हैं। हाँ, ये फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो शायद सही से नहीं काम कर रहा होगा। ठीक है, अभी तक ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं ये पेस्ट करता हूँ, ओके, अच्छा ये डिस्प्ले ब्लॉक करने से ये गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा है और फ्लेक्स के कारण उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो ये है, ये दिक्कत है, हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, ब्लॉक नहीं करना है। डिस्प्ले नन बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा और हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, जब फ्लेक्स रहेगा तभी उसका ऑर्डर जो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करना है, हमें तब करना है जब ये हैमबर्गर का यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, जब ये आइकन चेक्ड हो। ठीक है, तो एक बार अभी फिर से देख लेते हैं, हमारे HTML के ऑर्डर चेंज करने से हमारा ये इसमें कोई ऑर्डर में चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि वो तो एकदम अलग है हैमबर्गर मेन्यू का आइकन। तो ये जब चेक्ड रहे तब ऐसा हो जाए कुछ। ठीक है, करते हैं। तो इसमें हम प्लस सेलेक्टर लगाएंगे और ये जो इनपुट है हैमबर्गर मेन्यू, एक तो हम हैश सेलेक्टर यूज़ करके बड़े ही आराम से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हैश सेलेक्टर यूज़ करके करवा देता हूँ पहले, इनपुट मेन्यू और कॉलन हैज़ और फिर उसके अंदर क्या है इनपुट, इनपुट कुछ भी हो, इनपुट चेक्ड। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स ये अगर हम करते हैं, एक सेकेंड, तो देखो
जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। हमने हैश सेलेक्टर का यूज़ करके कर लिया, और इस पर क्लिक करने पे ये क्लोज भी हो जाए, तो हमें इस पे भी एक लेबल लगाना होगा, ये जो हमारा आइकन है, और इसको भी उससे कनेक्ट करना होगा। तो थोड़ा सा HTML में बस चेंज करना है। तो यहाँ पे जो ये है इसको एक लेबल के अंदर रखना है। एक लेबल ले लेंगे और फॉर में दे देंगे हम लेबल के अंदर। पहली बात तो इस चीज़ को डाल देंगे, अपनी इमेज को। फॉर में दे देंगे हैमबर्गर चेकबॉक्स। ये तो अभी देखना, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये खुल गया, और जैसे इस पर क्लिक किया ये क्लोज हो गया, खुल गया, क्लोज हो गया, खुल गया, क्लोज हो गया। लेकिन इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया, क्योंकि हमने इस इमेज को क्लोज आइकन यहाँ पे क्लास दिया है, तो इस क्लास को उठा के हम यहाँ पे दे देते हैं, तो ये अलाइनमेंट भी सही हो जाएगा। ये देखो सही हो गया अलाइनमेंट। और इस पर क्लिक किया ये क्लोज हो गया, इस पर क्लिक किया खुल गया। और ये चेकबॉक्स देखने में तो अच्छा लग नहीं रहा है, तो इसको हम डिस्प्ले नन कर देते हैं। चेकबॉक्स को हम ओपेसिटी 0 कर सकते हैं, या कैसे भी हम गायब कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो क्या है, उसकी आईडी यूज़ कर सकते हैं। क्या था, हैमबर्गर चेकबॉक्स मर्डर मैं क्या लिख रहा हूँ, हैमबर्गर चेकबॉक्स, मैंने क्या लिख दिया, हैमबर्गर। हैमबर्गर चेकबॉक्स को इसका एक अपीयरेंस नन होता है शायद, या चलो डिस्प्ले नन कर देता हूँ मैं। अपीयरेंस नन शायद उस पे काम करता है। जो सेलेक्ट के ऊपर सेलेक्ट मेन्यू होता है ना, उसके साइड में एक वो होता है, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन टाइप में एक आइकन होता है, ऐसा एक डाउन का आइकन होता है। तो ये अपीयरेंस नन करने से भी गायब हो जाता है। ये वाला भी गायब हो गया, अपीयरेंस नन से वो वाला भी गायब हो गया। तो आप अपीयरेंस नन कर सकते हैं, डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं। डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या डिफरेंस होता है। तो ठीक है, हमने कर लिया। अभी क्लिक कर रहे हैं, आ रहा है, क्लोज कर रहे हैं, जा रहा है। और ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रेच लग रहा है आइकन, पता नहीं 14x14 का है, ठीक है सही है, स्ट्रेच तो नहीं है। तो हमने हैमबर्गर मेन्यू बना लिया, और ये ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है। हमने हैश सेलेक्टर यहाँ पे यूज़ किया, और हैश सेलेक्टर ठीक ठाक सपोर्ट है इसका। अगर हम कैन आई यूज़ पे जाके देखें और यहाँ पे हैश सेलेक्टर देखें, तो ठीक ठाक सपोर्ट है। और अगर आप अपने खुद के प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। हैश सेलेक्टर का यूज़ जो यूज़ नहीं, सपोर्ट है 86% है ग्लोबली सारे ब्राउज़र्स में। और प्रोडक्शंस में नहीं यूज़ करना चाहिए जब तक कि 95 या 93% तक जब तक सपोर्ट ना आ जाए, तब तक नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर खुद के प्रोजेक्ट्स में प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तो हैश सेलेक्टर काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेगा लगभग सारे ब्राउज़र्स को। फायरफॉक्स में इसका सपोर्ट नहीं है, तो उसमें काम नहीं करेगा ये। अगर हम फायरफॉक्स खोल लें यहाँ पे, इसमें मैं ये खोल लेता हूँ, देखते हैं फायरफॉक्स में करता है कि नहीं। तो इस पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो नहीं काम कर रहा है, क्योंकि इसमें उसका सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो फायरफॉक्स में सपोर्ट नहीं है, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। क्रोम में सपोर्ट है और सारे ब्राउज़र्स में सपोर्ट है, तो ये काम कर रहा है। आप यूज़ कर सकते हैं हैश सेलेक्टर। अगर आपको हैश सेलेक्टर नहीं यूज़ करना है तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करिए, जावास्क्रिप्ट ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, एक मिनट, इसको मैं ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे विदाउट हैश सेलेक्टर भी हम ट्राई कर सकते हैं। नहीं काम करेगा इस तरह से। उसके लिए मतलब हमारा जो इनपुट जो फील्ड है
उसके जस्ट बाद आना चाहिए, वो किसी चाइल्ड के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे कि हमने अभी जो हमारी इनपुट फील्ड है कहाँ आ गई, ये हमारी इनपुट फील्ड है, ये इस चीज़ के अंदर है ना। तो इस इनपुट फील्ड को हमारे डायरेक्टली यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट फील्ड रहेगी, ये इनपुट फील्ड हमने यहाँ पे रख दिया और CSS में हम इस चीज़ को हटा देंगे तो ये काम करेगा। और इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखते हैं क्यों हो गया गड़बड़। ये इमेज है, ये लेबल है, ये हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, हमने इनपुट को बाहर रख दिया हैमबर्गर मेन्यू से। हाँ, क्योंकि ठीक है, अपीयरेंस नन की जगह पे अगर हम डिस्प्ले नन कर देते हैं तो ये फिक्स हो जाएगा, डिस्प्ले नन। और अगर हम क्लिक करते हैं तो सही है, चलेगा। ठीक है, तो अपीयरेंस नन की जगह पे हम कर देते हैं डिस्प्ले नन। इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले नन। ठीक, तो ये अब फायरफॉक्स में भी चल जाएगा। अभी 100% सपोर्ट हो गया इसका। ये देखो, ये क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। और अगर हम फायरफॉक्स में अब खोलें, फायरफॉक्स खुल जा, फायरफॉक्स खुल गया है। मैं लिंक डालता हूँ वहाँ पे। और ये देखो, मोबाइल मेन्यू खोला, ये खुल रहा है, बंद हो रहा है, मस्त। तो अभी हमारा जो हैमबर्गर मेन्यू है वो 100% ब्राउजर्स में सपोर्ट करेगा और सही से चलेगा, एकदम मस्त। मस्त बना लिया हमने तो, बहुत सही काम कर रहा है। मुझे लगा नहीं था कि मतलब बन जाएगा, लेकिन बन गया। मतलब पता था बन जाएगा, बनता है, लेकिन बड़े ही आराम से बन गया। थोड़ा HTML का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। अब ये वाला कोड नहीं काम करेगा और इस कोड की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने ये बता दिया कि अगर किसी नेस्टेड चाइल्ड के अंदर हो तो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इस केस में जब हम प्लस सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसको एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर बोलते हैं, तो इस केस में nav यूज़र कंटेनर के जस्ट पहले ये होना चाहिए। nav यूज़र कंटेनर के जस्ट पहले है ये इनपुट फील्ड, तभी ये चीज़ काम कर रही है। अगर जस्ट पहले नहीं होता तो नहीं काम करती है। ठीक है, अगर हम कहीं भी रख देंगे तो नहीं काम करेगा। जैसे कि अभी यहाँ अंदर था तो ये नहीं काम कर रहा था। तो इसीलिए HTML का स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है CSS के लिए। जब भी हम CSS या लेआउट बनाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और थोड़ा सा इसको हम फिक्स कर लेते हैं कि इस पर हम हवर करें तो, या ऐसे ही रहने दें, आप फिक्स करो, आप फिक्स करो। आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, ये आपका असाइनमेंट है कि आपको ऐसा कुछ बनाना है। हमने एक ड्रॉप डाउन के ऊपर वीडियो बनाया था ना, एक ड्रॉप डाउन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। अगर ऐसा सर्च करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने बनवाया है और इस पे मैंने पूरा कोड भी दिया है। मैंने डिप्लॉय करके नहीं दिखाया, लेकिन ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने बनवाया है। तो आप बनाना खुद से। यहाँ पे अगर देखना तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने बनवाया है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन होगा। मैं कब क्लिक करूँगा इस पर, ये देखो, हाँ ये देखो, ये एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल में कुछ ऐसा बनाना है। ये आपका असाइनमेंट है। अभी हम हवर करते हैं ना तो ऐसे साइड से आ जाता है इधर, जो कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसका अलाइनमेंट एकदम से इधर कर देता हूँ, अलाइनमेंट फिक्स कर देता हूँ, लेकिन आपको उसका पोजीशन एब्सोल्यूट हटाना है और एकदम वैसे बनाना है जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन बनाया है। यहाँ पे क्लिक करने पे एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, और हमारे फिग्मा डिज़ाइन में भी ऐसे ही है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ एक्सपैंड होके आ जाएगा। ये आपको बनाना है। ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ड्रॉप डाउन वाला, तो ये वाला वीडियो आप देख लेना। ये कैसे ये स्लाइड होके ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो इस पे मैंने मतलब वीडियो बनाया और अच्छे से बताया कि कैसे आप बना सकते हैं इस तरह से कुछ।
तो वो वीडियो देखना। और ये कंटेंट मतलब जो पूरा है ये इसके कोर्सेज के नीचे आए और हमारा ये पूरा कार्ड का हाइट बढ़ जाएगा। तब जो हमारा फिग्मा है उसमें भी ये पूरा कार्ड का हाइट बढ़ गया। ठीक है, तो इसको भी चेकबॉक्स के हेल्प से ही बनाएंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके और भी आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो चेकबॉक्स का यूज़ करके भी मैंने यहाँ पे बनवाया है। ठीक है, तो आप भी बना सकते हैं। और आपका ये असाइनमेंट है, आपको खुद से बनाना है। मैं इसका अलाइनमेंट बस थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ। ये जो यूएल है इसकी मैं लेफ्ट पोजीशन 0 कर देता हूँ। लेफ्ट में मुझे कुछ नेगेटिव देना पड़ेगा, लेफ्ट -24 पिक्सल। हाँ, अब इसका अलाइनमेंट सही रहेगा। तो इसको मैं लेफ्ट -24 पिक्सल दे देता हूँ। कोर्सेस का यूएल इस पे कोई मोबाइल में डिज़ाइन नहीं, मतलब मोबाइल में कोई भी स्टाइल में नहीं दिया, तो यहाँ पे दे देते हैं। कोर्सेस के अंदर जो यूएल है उस पर लेफ्ट -24 पिक्सल दे देंगे तो इधर एकदम अलाइंड हो जाएगा। लेकिन अभी भी मतलब वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए। ठीक है, तो वैसा आप बनाना, ये आपका असाइनमेंट है, आप खुद से करना। अभी जो हैमबर्गर मेन्यूज़ होते हैं ज़्यादातर अगर हम बाहर क्लिक करें तो भी वो क्लोज हो जाता है। तो केवल सीएसएस से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। केवल सीएसएस से वैसा करना मतलब मुश्किल है काफ़ी, और वैसा करना भी नहीं चाहिए। अगर उतना फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, और 1-2 प्रोजेक्ट्स हम और बनाएंगे, 1 प्रोजेक्ट मैक्सिमम। फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के खूब सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस करेंगे। जावास्क्रिप्ट में छोटे छोटे कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे हमने सीएसएस में कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं छोटे छोटे, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में हम खूब सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम पूरी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाएंगे जिसमें जावास्क्रिप्ट सीएसएस सब कुछ आएगा। ठीक है, तो उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि सीएसएस से ही सब कुछ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करेंगे, सीएसएस भी यूज़ करेंगे। तो बन गया है हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन गया, ये वाला नेविगेशन बार वाला। आपका ये असाइनमेंट है, आप खुद से ये चीज़ करना। इसको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना, ठीक है, उस तरह से कि क्लिक करने पे ये एक्सपैंड हो जाए और हमारा पूरा कार्ड बड़ा हो जाए। ठीक है, ये वाला वीडियो आपको हेल्प करेगा ये बनाने में, ये ड्रॉप डाउन वाला वीडियो। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप ऐसा पूरा सर्च करना रॉकसिंग प्रो कोडर और ड्रॉप डाउन, तो आपको ये मिल जाएगा वीडियो। और एक बार हम छोटे मोबाइल में देख लेते हैं कैसा दिखता है। एक बार यहाँ से मोबाइल खोल लेते हैं, मोबाइल में कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा फिक्स यहाँ पे करना चाहूँगा मैं, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में पैडिंग जो है 32 पिक्सल है, मोबाइल में हम इसको 16 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने हेडर पे पैडिंग दी थी ना 32 पिक्सल पैडिंग इनलाइन, तो इसको हम पैडिंग इनलाइन कम कर देंगे। यहाँ पे मीडिया क्वेरी के अंदर ही हेडर पे पैडिंग इनलाइन 16 पिक्सल कर देंगे 32 की जगह पे। तो ये एक छोटा सा फिक्स था जो कि हमने कर दिया, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्लोज कर दिया हमने, ये ओपन कर लिया, ये हमारा मेन्यू भी ओपन हो गया। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप में भी। डेस्कटॉप में भी सही है, ये हमारा मेन्यू खुल के आ रहा है, मस्त चल रहा है। हमने कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव, एकदम बड़े से बड़े छोटे से छोटे स्क्रीन में एकदम मस्त दिखेगा। एक बार बड़े से बड़े स्क्रीन में दिखा देते हैं, तो बड़े से बड़े स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखेगा, मैक्सिमम स्क्रीन होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, और सही है, पूरा फैल नहीं जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। तो फाइनली हमने बना लिया इसको। अगर आपको ये अच्छा लगा है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि वेब डेवलपमेंट सीखते हैं उन्हीं के साथ शेयर करना है। ऐसे नहीं कि किसी के साथ भी शेयर करो, जिनको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, जो सीख रहे हैं उनके साथ शेयर करो। और बस यही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे 1-2, फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा मज़ा आएगी क्योंकि ज़्यादा लॉजिक रहेगा। यहाँ पे हमने बेसिकली सीएसएस के साथ बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारा लेआउट बनाना सीखा, लेकिन अभी और भी लेआउट बनाना सीखना है, बड़े बड़े पूरे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, पूरी वेबसाइट्स बनानी है, उसको भी रिस्पॉन्सिव ही बनाएंगे जब भी बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।